हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसआईएफ जर्मन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट। माय नेम इज़ आनंद और ये जो हमारा वीडियो रहने वाला है ये हिंदी में रहने वाला है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये वीडियो उस हर एक स्टूडेंट के लिए जो इंजीनियरिंग करने वाला है। अगर आपके फैमिली में कोई भी इंजीनियरिंग कर रहा है या फिर करने जा रहा है तो ये वीडियो आपको उन तक पहुंचाना है। बिल्कुल इस वीडियो को अवॉइड नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है। जो भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं उनके लिए क्या एग्जैक्टली इस वीडियो में है। फॉरेन लैंग्वेजेस, स्कोप ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। हाँ, यही इस वीडियो का नाम है, स्कोप ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट 90-95% स्टूडेंट्स, इनको पता ही नहीं है कि इंजीनियरिंग के साथ एक फॉरेन लैंग्वेज करने का क्या मैजिक हो सकता है, कितना बड़ा उनको बेनिफिट मिल सकता है। 1 घंटे का लगभग ये वीडियो रहेगा, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। ऐसा समझ लो कि आप एक कोई गेस्ट लेक्चर अटेंड कर रहे हो, तो आपको ये वीडियो सेव करके रखना है। जब आपको टाइम रहेगा, प्रॉपर कान में ईयरफोन लगाकर आराम से इसे गेस्ट लेक्चर की तरह आप सुन लो। मैं काफ़ी सारे कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में खास करके जाता हूँ और फॉरेन लैंग्वेज का स्कोप स्टूडेंट्स को ये अवेयर करता हूँ, उनको बताता हूँ कि फॉरेन लैंग्वेज का बेनिफिट उनके लिए कितना ज़्यादा है। खास करके वो स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में हैं, ओके, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, एंड तक पूरा देखना है। ये शायद आपके लाइफ का एक लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकता है। ये लेक्चर, इस गेस्ट लेक्चर को आपको सीरियसली एंड तक सुनना है और ये वीडियो वो हर स्टूडेंट तक पहुंचना चाहिए, उस हर स्टूडेंट तक पहुंचना चाहिए जो इंजीनियरिंग कर रहा है या फिर करने वाला है। ओके, सो अभी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। स्कोप ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, मतलब फॉरेन लैंग्वेज सीखने से, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सीखने के बाद इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को उसका उनके करियर में क्या बेनिफिट हो सकता है। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि ये जो वीडियो हम करने वाले हैं, ये वीडियो हमारा रहने वाला है हिंदी लैंग्वेज में, ताकि इंडिया के ऑलमोस्ट मैक्सिमम सारे इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट्स या फिर उनके पेरेंट्स जिनको इंग्लिश नहीं आती है, वो भी इस वीडियो को अच्छे से समझ पाए। मतलब सिर्फ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ही इसे देखेंगे ऐसा नहीं है, उनके पेरेंट्स भी ये वीडियो देख सकते हैं, उनके पास ये वीडियो पहुंच सकता है और उन्हें भी ये समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली फॉरेन लैंग्वेजेस सीखने का इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए क्या बेनिफिट हो सकता है। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि ये चीज़ एक जो है, ये ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स को या फिर उनके पेरेंट्स को ये पता नहीं है कि एक छोटी एक चीज पहले से अगर हम करना शुरू कर देते हैं तो इसका फ्यूचर में कितना ज्यादा बेनिफिट उनको मिल सकता है। जो सपने हम देख रहे हैं, जो एफर्ट्स हम ले रहे हैं, जितना हम स्पेंड कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं इंजीनियरिंग सीखने पे वगैरह, उसमें कुछ थोड़े से मॉडिफिकेशन और बेनिफिट इतना बड़ा, तो क्या एग्जैक्टली है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला स्लाइड है प्रेजेंटेशन का। यूजुअली ये वही प्रेजेंटेशन है जो कॉलेजेस में वगैरह देता हूँ, लेकिन उसको थोड़ा सा शॉर्ट करके मैं इसको इस वीडियो के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक या फिर उनके पेरेंट्स तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो है हिंदी में। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या एग्जैक्टली हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज आती है कि व्हाई दिस सेमिनार। अब मैं ज्यादातर ऐसे अज्यूम करूंगा कि ये कोई इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स है जो देख रहे हैं या फिर जिन्होंने अभी अभी कंप्लीट किया, ऐसे स्टूडेंट्स इसे देख रहे हैं। ओके, सो ये सेमिनार क्यों, मतलब सेमिनार क्यों, मतलब मैं ये सेमिनार क्यों दे रहा हूं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए जरूरी क्यों है, ये सेमिनार आपको क्यों अटेंड करना चाहिए। कुछ चीजें हैं जो पहले आप समझ लीजिए, ताकि बाकी पूरे इस सेमिनार का जितना भी ये वीडियो बनने वाला है, एक सीरीज बनने वाली है वीडियोस की, तो आपको एक समझ में आ जाए कि हमें क्यों देखना चाहिए। सबसे पहली चीज, वंस इन अ लाइफ टाइम चांस, मतलब क्या है एग्जैक्टली। आप जो इंजीनियरिंग कर रहे हो, क्या ऐसा है कि आप एक इंजीनियरिंग कर लो, फिर इंजीनियरिंग करने के बाद आपको रियलाइज हो रहा है कि अरे यार ये तो गलती हो गई है, अभी हम जाते हैं फिर से स्कूल डेज में और लॉ की पढ़ाई करते हैं या फिर मेडिकल की पढ़ाई करेंगे। तो ये चांस आपके लाइफ में ना के बराबर है। मतलब जो भी आप एक इंजीनियरिंग करने वाले हो, इंजीनियरिंग करने के बाद जो आप करियर का प्लान करने वाले हो, ये जो एक चांस है करियर बनाने का इंजीनियरिंग के बाद, ये आपके लाइफ में एक ही बार आने वाला है, वंस इन अ लाइफ टाइम चांस। और जब आपको पता है कि ये चांस आपके लाइफ में सिर्फ एक बार आने वाला है, तो आप उस चांस को कितना सीरियसली लेने वाले हैं।
कितना सीरियसली लेने वाले हैं कि चलिए करियर बने ना बने, बस इंजीनियरिंग तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है। लेकिन जो चाहते कि हाँ, मैं कोई ऐसी चीज रिग्रेट नहीं करना चाहता हूँ इंजीनियरिंग के बाद कि काश ये मुझे पहले पता होती। हमेशा आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स ने या फिर जो भी बड़े आपके फैमिली में, उन्होंने काफी बार ये बोला है आपके सामने शायद कि काश हमारे टाइम पे ये चीज होती, या फिर काश ये मुझे पता होता, किसी ने मुझे बताया होता तो मेरी लाइफ आज कुछ और होती। हमारे लाइफ में भी काफी बार ऐसा हुआ है कि काश ये चीज मुझे पहले पता होती तो मैं कर लेता। लेकिन क्या सच में? क्योंकि आज ये चीज आपको पता चल रही है, ये वीडियो आप किसी बड़ों को भी दिखा सकते हैं आपके फैमिली में, वो भी आपको बताएंगे कि हाँ, ऐसा बहुत बार होता है कि काश मुझे ये चीज पहले पता होती, अब बहुत देर हो चुकी है। तो इसीलिए इस सेमिनार को मैं और एक नाम देता हूं, दैट इज अवेयरनेस प्रोग्राम, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम मतलब क्यों? क्योंकि ये कंप्लेन आप फ्यूचर में ना करें कि काश मुझे किसी ने बताया होता। दूसरी और एक चीज है कि स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट हमने एक नोटिस किया है, जो सिटी एरिया में जो कॉलेजेस होते हैं उनके पास इतने सारे ऑप्शंस होते हैं अलग अलग कोर्सेज के, अलग अलग इंस्टीट्यूट। उनके कॉलेजेस में भी काफी सारे, जैसे मैं खुद काफी कॉलेजेस में जाके जर्मन लैंग्वेज का ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ। ऐसे कॉलेजेस में इजीली यहाँ पे सिटी एरिया में, मेट्रो सिटीज में, बड़े बड़े शहरों में ये चीजें अवेलेबल होती है। लेकिन ये चीजें बहुत कम मिलती है छोटे शहरों में या फिर छोटे गांव के एरिया में जहां पे कॉलेजेस वगैरह है। वहां पे स्टूडेंट्स एक ही चीज पे अटके रहते हैं कि बस उन्हें इंजीनियरिंग करनी है और उन्हें इंग्लिश पे जोर देना है। इंग्लिश बहुत कॉमन चीज होनी चाहिए, वो तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। इंग्लिश आपकी आज से 10 साल पहले ही वो बेसिक रिक्वायरमेंट थी, 20 साल पहले ही बेसिक रिक्वायरमेंट थी। आज अगर हम देखते हैं तो हम दो टाइप के स्किल्स के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्निकल स्किल्स, ऑफ कोर्स वो बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा है सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स में आते हैं आपका पर्सनालिटी, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, और कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब लैंग्वेजेस। ओके। अब आपने एक नोटिस किया होगा, 10 साल पहले आपके पेरेंट्स या फिर आपका कोई बड़ा भाई सिस्टर वगैरह कोई होंगे, वो आपको बता सकते हैं कि हाँ, 10 साल पहले ऐसा बहुत बोला जाता था कि शहर में जाने के बाद हमें डिफरेंस पता चलता है कि शहर के जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने शहरों के कॉलेजेस में पढ़ाई की है, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, और हमारी इंग्लिश, हम गाँव से है इसलिए हमारी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं होती है। तो वो जो कॉम्पिटिशन है, वो गैप जो है ना, वो वैसा का वैसा ही रहता है। तो फिर क्या हो गया कि आजकल गांव में इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू हो गए वगैरह, और आज हम देखते हैं कि हर जगह गांव के एरिया में, छोटे छोटे शहरों में इंग्लिश मीडियम हर कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है। बट सच बात तो ये है कि उस इंग्लिश के लिए जो आपने एक्शन लेनी चाहिए थी, वो भी टाइम निकल चुका है, वो 10 साल पहले की जरूरत थी। आज फिर से एक नए लेवल पे कंपटीशन पहुंच गई है, और उस कंपटीशन को अगर आपको बीट करना है तो इमेजिन कीजिए, आज आप जाते हैं शहरों में जॉब करने के लिए, आपकी कंपटीशन होती है शहर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ में। शहर के जो स्टूडेंट्स है वो जाते हैं कहीं और फॉरेन में वगैरह पढ़ने के लिए, वहां पे उनकी कंपटीशन होती है वहां के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में। लेकिन एक चीज है जो एटलीस्ट जो गांव के छोटे शहरों के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बेनिफिट की बात हो सकती है, इंग्लिश तो उनको पढ़नी है, लेकिन अगर वो जर्मन लैंग्वेज कर लेते हैं, फॉरेन लैंग्वेज कोई भी है, जर्मन जापानीज, दो लैंग्वेजेस है टॉप पे चल रही है फिलहाल मार्केट में, तो इनमें से कोई अगर एक लैंग्वेज आप करते हो और आप फिर शहर में जाते हो बड़े सिटी में, तो वहां पे जाने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस है वो एक अच्छे लेवल पे रहेगा, क्योंकि भले ही आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है लेकिन आपने फॉरेन लैंग्वेजेस की एक दो या तीन लेवल की है। तो एटलीस्ट इंटरव्यू में बताने के लिए आपके पास कुछ और है, जो एटलीस्ट शहरों के जो शहरों में स्टूडेंट्स होते हैं बड़े सिटीज में, वहां के स्टूडेंट्स तो जर्मन फॉरेन लैंग्वेजेस वगैरह कर ही रहे हैं। आप भी अगर करते हैं तो आपको एक एटलीस्ट सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ, वो गैप अभी नहीं बचा है जो पहले इंग्लिश अच्छी नहीं है और शहरों में इंग्लिश अच्छी बोली जाती है। एटलीस्ट वो गैप कम हो जाएगा कि ठीक है, शहरों में इंग्लिश अच्छी होती है, फॉरेन लैंग्वेज भी है, मैंने भी फॉरेन लैंग्वेज की है, और ये टाइम आपके पास जो है ना, ये आज ही है जब आप वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के एज में हो। ओके, स्टूडेंट एज में हो, आपके पास आज एक ही काम करना है, और वो है पढ़ाई। हर चीज आपको प्रोवाइड की जा रही है फैमिली में, कोई आपको ना नहीं बोलेगा अभी पढ़ाई करने के लिए। ओके, सो इसीलिए ये सेमिनार हम दे रहे कि एग्जैक्टली ये सारी चीजें क्या है, इसका क्या आपको बेनिफिट मिल सकता है। ओके, सो जैसे यहाँ पे स्किल्स की हम बात कर रहे हैं, आपको सिर्फ इंजीनियरिंग की डिग्री लेके अगर आप मार्केट में जाते हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपको कुछ एक्स्ट्रा टेक्निकल स्किल्स, और सबसे बढ़िया
जो स्किल आपका हो सकता है वो आपका है कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपका टेक्निकल स्किल एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, जो आपने इंजीनियरिंग किया है वो, लेकिन आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, तो भी आपको बहुत अच्छा करियर मिल सकता है, उससे आपका करियर काफी अच्छा बन सकता है। और उसी जो कम्युनिकेशन स्किल के साथ अगर कोई एक आप फॉरेन लैंग्वेज ऐड कर दो, सबसे ज्यादा मैं रिकमेंड करता हूँ जर्मन और जापानीज। ओके, अगर इनमें से कोई एक लैंग्वेज आपके पास है, आप बोल सकते हो, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है अच्छा, बहुत अच्छा करियर बनाने से। बहुत अच्छा करियर मैं बोल रहा हूँ। ओके, वो क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, देखते हैं आगे। सेमिनार का और एक पर्पस ये है कि आपका जो करियर प्लान है सच में वो कितना इफेक्टिव है, वो आपको फ्यूचर में क्या दे सकता है, वो रियलाइज करवाना। जैसे कि ट्रेडिशनल करियर प्लान हमने देखा है, यही करियर प्लान लेके ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट चल रहा है। जैसे आज हम किसी भी स्टूडेंट को पूछते हैं तो उनका प्लान क्या है, तो 12th के बाद उनको इंजीनियरिंग करनी है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर कर लिया। फाइनल ईयर के बाद मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 इयर्स का इंजीनियरिंग कर लिया आपने, टोटल 40 सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं। ओके, एक्स्ट्रा टेक्निकल स्किल्स कोई आपने कोर्सेज वगैरह कर लिए 2-4। ओके, आपके उसके पास में सर्टिफिकेशंस है। फिर आता है कैंपस इंटरव्यू। कैंपस इंटरव्यू में आप ये टेक्निकल स्किल्स आप दिखाते हैं, शो करते हैं, और जो भी आपका कम्युनिकेशन स्किल है वो आप उस हिसाब से जितना बोल सकते हो, जितना आप परफॉर्म कर सकते हो इंटरव्यूज में, आप उतना करते हो। अगर कैंपस इंटरव्यूज में आपका प्लेसमेंट नहीं होता है तो फिर आपको स्ट्रेस आता है, आप सोचते हो कि ऑफ कैंपस इंटरव्यूज के लिए मैं ट्राई करूं। ऑफ कैंपस इंटरव्यूज मतलब जो आपके कॉलेज के बाहर होते हैं। फिर जैसे तैसे आपने पहला जॉब ले भी लिया। ओके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स काफी स्ट्रगल करते हैं, हम दोनों चीजें देखते हैं। चाहे इंजीनियरिंग रहे, कोई भी फील्ड रहे, उसमें बहुत बुरा करियर भी चलता है और बहुत अच्छा करियर भी। आप चाहे किसी लॉयर को देख लीजिए, कोई ऐसे लॉयर है जिनको, जैसे आप कोर्ट एरिया में जाते हो तो वो आपको पूछना शुरू कर देते हैं कि कुछ काम है क्या, कुछ काम करवाना है क्या, वगैरह वगैरह, वो आपके पीछे पीछे आते हैं। और कुछ ऐसे भी लॉयर्स हैं जिनसे बात करने तक का आपको मौका नहीं मिलता है। ओके, वो काफी बिजी रहते हैं और उनके एक विजिट के चार्जेस वो इतना लेते हैं कि शायद हम उनको अफोर्ड भी ना कर सके। मतलब आप कोई भी करियर ले लो, उसमें बुरा और अच्छा परफॉर्म करने वाले लोग हैं। वो इस पे डिपेंड करता है कि उन्होंने कितना इफेक्टिवली उस करियर को डेवलप किया है, क्या एग्जैक्टली अलग किया है। तो वो चीजें देखते हैं। तो आपने पहला जॉब, पहली सैलरी आपने यहाँ पे ले ली है, जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं हम उस पॉइंट पे है। तो सैलरी कितनी होती है, एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी पकड़ लीजिए। आज 2024 में जब मैं कॉलेजेस में जाता हूँ, वहां पूछता हूँ, तो एवरेज सैलरी होती है अराउंड 4 लाख के आसपास। तो चलिए, आप अगर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में वीडियो देख रहे हैं, तो आप जब फाइनल ईयर करेंगे तो 5 लाख के आसपास, ये 2024-25 की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, अगर ये वीडियो आप अपलोड करने के 5-10 साल बाद देख रहे हो तो शायद सिचुएशन अलग रहेगी। ओके, तो 5 लाख का हम एवरेज सैलरी हम पकड़ के चलते हैं। ओके, तो मतलब ये हो गया, 40 सब्जेक्ट्स आपने करने के बाद आपको एक 40,000 के आसपास मंथली सैलरी आपको मिल रही है। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हाँ, एक जॉब स्विच कर लेंगे तो हमारी सैलरी थोड़ी बढ़ जाएगी, 6, 6.5, 7 लाख के आसपास मिल जाएगी। फिर हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है कि यार 10 लाख के आसपास सैलरी मिल जाए ना तो लाइफ सेट हो जाएगी। ट्रस्ट मी गाइस, 10 लाख की सैलरी मिलना बहुत इजी होगा आपके लिए। 2 या 3 या 4 साल के एक्सपीरियंस पे आपको 10, 12, 15 लाख की सैलरी आराम से मिल जाएगी। लेकिन यही पे तो ट्विस्ट है एग्जैक्टली। ये जो सैलरी इजीली मिल जाएगी, ऑलमोस्ट हर किसी को मिल जाएगी। मतलब वो नॉर्मल रहेगा उस वक्त, आपको कुछ भी उसमें जो भी आपके एक्सपेक्टेशंस वगैरह है, ड्रीम है वगैरह, उसमें वो फुलफिल नहीं हो सकते, क्योंकि उस वक्त बेसिक सैलरी की जरूरत ही उतनी होगी। और फिर उसके बाद आप सोचोगे कि अब मैं कार ले लूं या फिर घर ले लूं वगैरह। घर वाले बोलते कि चलो ठीक है, तू वहां सिटी में जॉब कर रहा है, अच्छी सैलरी आ रही है, अब होम लोन कर ले, घर ले ले। घर लेने के बाद आपको लगता है कि हाँ यार, खुद का घर तो होना चाहिए। घर लेने के बाद आपको रियलाइज होता है कि आपके फैमिली, आपके पेरेंट्स के तो प्लान कुछ और ही थे वो आपके शादी के बारे में सोच रहे थे। ओके, जैसे आपकी शादी हो जाती है, ये प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आपके करियर प्लान में ये फैक्टर्स मैटर करते हैं। तो 4 या 5 साल के बाद आप शादी के बारे में सोचते हैं। जैसे शादी हो जाती है, आपको रियलाइज होता है कि ईएमआई, बाकी खर्चा, घर पे भी आपको देखना होता है, पेरेंट्स को भी आपको देखना है। और उसके बाद आपके सपने भी है कि एक गाड़ी भी होनी चाहिए। तो घर, गाड़ी, आपकी फैमिली, इसके बाद आपको रियलाइज होता है कि ये भी सैलरी कम है। मतलब 4-5 साल जाने के बाद आप सोचते हैं कि ये भी कम है, और थोड़ा हार्ड वर्क करते हैं और दूसरी जॉब देखते हैं। ओके, आप
को पता होता है कि आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, आपको थोड़ा इंप्रेस करना पड़ेगा क्योंकि सैलरी बढ़नी चाहिए, या फिर जॉब हाथ से ना चला जाए, वो स्ट्रेस एक कांस्टेंट रहता है। फिर उसके बाद बच्चे होंगे, ये भी आप अवॉइड नहीं कर सकते, बच्चे आएंगे, उनके स्कूल वगैरह, उसके बाद शुरू हो जाएगा ब्लड प्रेशर, शुगर, घुटनों का दर्द। अगर ये चीजें आपको फनी लग रही है, अगर आपको लग रहा है कि मैं क्या बकबक कर रहा हूं, यही होने वाला है, यही होने वाला है अगर आप कुछ भी अलग नहीं कर रहे हो। क्योंकि आपके प्लान में देखो जो स्क्रीन पे है, अगर यही सब कुछ आपका प्लान है, तो 10 साल पहले जो इंजीनियर्स थे उनका भी तो यही प्लान था, 20 साल पहले जो इंजीनियर्स थे उनका भी यही प्लान था। तो अगर आपका प्लान वही है जो 10 साल 20 साल पहले के जो स्टूडेंट्स थे उनका था, तो आपको भी वही मिलेगा जो उनको मिला है। आप आपके पेरेंट्स को पूछ के देखिए, आपके जो बड़े भाई बहन होंगे, कोई ऐसे लोग होंगे जो आपसे थोड़े आगे हैं 10 साल, वो यही बोलेंगे कि हाँ यही हुआ है, सपने तो कुछ और देख रहे थे हम, कि इंजीनियरिंग के बाद तो मेरी लाइफ तूफान चलेगी एकदम, लेकिन ऐसा तूफान आएगा लाइफ में ये तो आपने सोचा ही नहीं था। यही है ट्रेडिशनल करियर प्लान। और इसी चक्कर में हम फंस जाते हैं, इसी चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, और फिर एट द एंड एक ही सेंटेंस निकलता है कि हाँ सपने तो बहुत देखे थे, हुआ तो नहीं है, चलो अभी जो भी है बच्चों का है, उनको अच्छे से पढ़ा देंगे वगैरह वगैरह। ओके, लेकिन आप यही सोचोगे हर बार कि जो मुझे नहीं मिला मैं उनको दूंगा। ओके, जो मेरे बच्चे हैं, उन वो कहीं कम ना पड़े। तो यही तो चीज है कि आज आपके टीचर आपके कॉलेज में जो जब मेरे सेमिनार्स होते हैं, तो मैं उनको वही बोलता हूँ कि आप एक सोचो, स्टूडेंट्स को जब मैं कॉलेजेस में जाके सेमिनार देता हूँ, कि आपके प्रिंसिपल के साथ आपका जो वहां पे एचओडी है, आपका जो स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ है, उनके साथ में काफी बार मीटिंग्स और डिस्कशन करने के बाद, एक टाइमिंग एडजस्ट करने के बाद आपके सामने ये सेमिनार हो रहा है, तो कुछ तो रीजन होगा कि आपके कॉलेज ने, आपके जो मैनेजमेंट है, उन्होंने क्या सोच के मुझे यहाँ पे बुलाया होगा, और क्यों मैं आपको सेमिनार दे रहा हूँ। रीजन एक ही है, क्योंकि उनको पता है ऑलरेडी मार्केट में क्या चल रहा है, कितनी कंपटीशन है, क्या अलग करना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स को बस हमेशा ये लगता है कि यार क्या लेकर आ गए फिर से नया सेमिनार, नया कुछ कोर्स, ये करो वो करो। आपको अगर वही चाहिए जो 20 साल पहले सबको मिलता था, तो आप वही करो जो वो कर रहे थे। लेकिन आज अगर आपका कॉलेज सपोर्ट कर रहा है, आपके मैनेजमेंट वहां पे सपोर्ट कर रहा है, आपके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं कि कुछ अलग करो, क्योंकि वो जानते हैं कि आप फिर से उसी चक्रव्यूह में फंस जाओगे। कुछ अलग लाइफ में करोगे तो आपका करियर बहुत अच्छा होगा, इसको धीरे धीरे हम समझेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि ये शायद गलती से आपने अगर 5 साल बाद देख लिया, तो आप इतना रिग्रेट करेंगे कि ये सारी चीजें मुझे पहले क्यों नहीं पता थी, काश मुझे किसी ने बताया होता। राइट? तो एक बार इस वीडियो को ध्यान से, बिल्कुल शांति से कहीं पे जाके बैठो और देखो, सुनो। अब देखते हैं आगे। अगर ये ट्रेडिशनल करियर प्लान ऐसा है, तो मैं क्या लेकर आया हूं आपके लिए, मैं क्या सजेस्ट करने वाला हूं। वेल थॉट करियर प्लान। अब वेल थॉट मैंने जैसे ऐसे नाम दे दिया, मैं सोच रहा था इसको क्या करूं, फ्यूचरिस्टिक करियर प्लान, एडवांस करियर प्लान वगैरह वगैरह। लेकिन मेरा बोलना यही है कि आप ध्यान से बैठ के थोड़ा सा सोचो, और सोच के देखो कि अगर मैं वही कर रहा हूं जो पहले की जनरेशन ने किया है, तो मुझे वही मिलेगा जो उनको मिला है, तो मुझे कुछ तो अलग करना पड़ेगा। तो ये सोचो, और इसीलिए मैंने इसको बोला है वेल थॉट, एक अच्छे से सोचा हुआ समझा हुआ करियर प्लान। और क्या एग्जैक्टली करना है, देखिए। 4 साल का इंजीनियरिंग, वो तो आप वैसे भी करने वाले हो। 41 सब्जेक्ट्स। यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि आप पहली स्लाइड देखोगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने 40 सब्जेक्ट्स देखे इंजीनियरिंग में आप पढ़ते हैं टोटल, और यहाँ पे किया है मैंने 41 सब्जेक्ट्स। अब मुझे बताओ, आप 4 साल में आप 40 सब्जेक्ट पढ़ो, 40 या 41, क्या डिफरेंस होने वाला है, कितना टफ होने वाला है। अगर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आपको, ठीक है, 41 सब्जेक्ट, अगर आपको फर्स्ट ईयर आने के बाद पता चलता है कि 40 की जगह आपको 41 सब्जेक्ट्स इंजीनियरिंग में करने आपको पढ़ना है, तो क्या आप सच में इंजीनियरिंग छोड़ दोगे? नहीं छोड़ दोगे। ठीक है भाई, एक सब्जेक्ट और तो कर लेंगे। लेकिन अगर वो एक सब्जेक्ट आपका फॉरेन लैंग्वेज है, तो क्या डिफरेंस आ सकता है वो हम देखेंगे। 40 सब्जेक्ट्स की जगह 41 सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट एक तो आपके कॉलेज में, शायद मैं आके ट्रेनिंग आपको दे रहा हूँ, कॉलेज के मैनेजमेंट ने मुझे ऑलरेडी बुलाया है, आई डोंट नो ये वीडियो आप तक कैसे पहुंचा है। ओके, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप खुद सोच रहे हो कि ठीक है 40 सब्जेक्ट्स में इंजीनियरिंग की यहाँ पढ़ रहा हूँ, और एक सब्जेक्ट में जाके एसएप फॉरेन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूँ। ओके, तो क्या डिफरेंस आने वाला है आपके करियर में, देखते हैं। एक्स्ट्रा टेक्निकल स्किल्स, थर्ड पॉइंट, वो तो वैसे भी आपको करना है और करने ही वाले हैं, राइट। कैंपस इंटरव्यूज,
ये तो चीज होने ही वाली है, कैंपस इंटरव्यूज आपके कॉलेज में, ओके। ऑफ कैंपस, कैंपस, लेकिन अगर कैंपस इंटरव्यूज में कोई कंपनीज आती है और वो देखते हैं आपके रिज्यूमे में कि फॉरेन लैंग्वेज है एक, ये जर्मन या जापानीज, तो वहीं पे आपको रियलाइज होना शुरू हो जाएगा कि मेरे बारे में उनको, उस इंटरव्यूअर को कुछ अलग फीलिंग आ रही है कि यस इसने फॉरेन लैंग्वेज की है। वो उसके आंखों में जब वो रेज्यूमे आपका पढ़ रहा है, ओके, उसके आंखों में वो चमक आपको दिख जाएगी कि वही तो एक वर्ड है जो उसको इम्प्रेस कर सकता है। बाकी इंजीनियरिंग मैंने किया है, ये सब्जेक्ट किया है, ऐसा किया है, वो तो हर किसी ने किया है, क्या अलग कर रहे हो आप। तो यहाँ पे एक चीज आती है कि जब कैंपस इंटरव्यू में आप उस एक स्किल को आपके रिज्यूमे में ऐड कर देते हो कि एक फॉरेन लैंग्वेज मुझे पता है, एक सब्जेक्ट मैंने एक्स्ट्रा पढ़ा है, ओके, तो क्या डिफरेंस आने वाला है। जो गेट फर्स्ट जॉब, उसकी सैलरी हमने पहले डिस्कस की थी, 5 लाख के आसपास आपको मिलेगी, ओके। यहाँ पे मैं कोई भी नंबर एग्जैगरेट फुला के नहीं बोल रहा हूं कि इतने तक मिलेगा, ताकि आपका भरोसा बैठे, आपको ये ना लगे कि ये कोई स्कीम है या फिर मतलब हमें एग्जैगरेट करके बताया जा रहा है, नहीं। मिनिमम 30% आपको ज्यादा सैलरी मिलेगी, मिनिमम। अब मिनिमम मतलब क्या, 30% मतलब कितना, 5 लाख आपको अगर एवरेज पैकेज मिलने वाला है, तो 5 लाख में आप 30% ऐड कर दो, एटलीस्ट 6.5 टू 7, ये मिनिमम बेनिफिट तो आपको फॉरेन लैंग्वेज का मिलेगा ही मिलेगा। इससे भी कम अगर मैं बोलूं कि चलो ठीक है, आप इतना भी एक्सपेक्ट मत करो, लेकिन आपको जॉब इमीडिएट मिल जाएगा बिना कंपटीशन का, आपने कंपटीशन ही खत्म कर दिया। क्योंकि इतने कम स्टूडेंट्स हैं, लगभग 99% स्टूडेंट्स को रियलाइजेशन नहीं है कि हम फॉरेन लैंग्वेज से कितना कुछ अचीव कर सकते हैं अगर इंजीनियरिंग के साथ हम करते हैं तो। वो एक भी चीज आती है तो आपका जॉब क्विकली हो जाएगा, आपको ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। मिनिमम बेनिफिट ये है कि आपको 30% एक्स्ट्रा सैलरी मिल सकती है, हाई मतलब ज्यादा सैलरी मिल सकती है नॉर्मल एवरेज पैकेज से, वो 200% तक जा सकती है। और ये एग्जांपल्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं काफी कॉलेजेस में। मिनिमम 5 लाख का पैकेज आपको मिलता है, 30% 6.5 का है, 200% वो 15 लाख तक जा सकता है। आप सोचिए 40 सब्जेक्ट्स आप पढ़ाई कर रहे हो, 40 सब्जेक्ट्स का आप स्टडी कर रहे हो, जिससे आपको 5 लाख की सैलरी मिल रही है, 40,000 पर मंथ की। और एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ऐड कर दो, वो मिनिमम मिनिमम 6.5 से 15 लाख, वो लिमिट नहीं है उसकी कोई, उसके ऊपर भी जा सकता है। वो सब कुछ आप कैसे परफॉर्म करते हो इंटरव्यू में, उस लैंग्वेज को लेकर उस पर डिपेंड करता है। आपका एकेडमिक कैसा है वगैरह सारी चीजें मिला के आपके लिए मैजिक कर देंगी ये। अब हमने पहले देखा था कि आफ्टर 4 इयर्स सैलरी, यहाँ पे तो मैं एक चीज गारंटी से बोल सकता हूँ आपको कि अगर आपने इंजीनियरिंग अच्छे से कर लिया है, आपने जर्मन लैंग्वेज कर लिया है या जापानीज लैंग्वेज कर लिया है, 4 साल के बाद आप खुद को इंडिया में नहीं देखोगे, आप कहीं बाहर सेटल हो चुके होंगे, अगर आपका एम वो है। अब यहाँ पे मैं पहले ही क्लियर कर दूं, काफी सारे लोग बोलते हैं कि सर आप तो ब्रेन ड्रेन, यू आर कॉजिंग ब्रेन ड्रेन, मतलब आप यहाँ से सारे होनहार स्टूडेंट्स को आप बाहर भेज रहे हो, तो यहाँ पे तो इंडिया में प्रॉब्लम हो जाएगा। इंडिया में ऑलरेडी प्रॉब्लम है, हमारे अनएम्प्लॉयमेंट जो है, जो बेरोजगारी है, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, काफी सारे इंजीनियर्स है, जॉब नहीं मिल रहा है। मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग फॉरेन लैंग्वेजेस करें और बाहर चले जाए, ताकि यहाँ पे वैकेंसीज हो और उनको जॉब मिले। तो प्लीज ये एक सोशल वर्क भी हो जाएगा आपकी तरफ से। तो 4 साल के अंदर अंदर आप ऑलमोस्ट बाहर सेटल हो चुके होंगे, अगर आपने इसी करियर को ठीक से प्लान किया है तो। आज भी आप देख सकते हो, जो फर्स्ट ईयर जिनका जॉब है, जो पहला जॉब चल रहा है, ओके, इंजीनियरिंग के बाद पहला साल, वो खुद सोचेंगे कि हाँ मेरा अगर फॉरेन लैंग्वेज होता तो मैं कुछ और करियर में होता, या फिर कोई बेटर करियर होता जो चल रहा है उससे भी बेटर। बस जब हम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में होते हैं, इस चीज का हमें सीरियसनेस नहीं होता है। और सीरियसनेस तब आता है जब टाइम चला गया होता है। आपसे जो भी 5 साल बड़े हैं उनको आप यही सेंटेंस, जो क्वेश्चन मैंने पूछा है, ये वीडियो क्लिप दिखाई है इतनी, उनका क्या ओपिनियन है और वो आपको सजेस्ट क्या करते हैं, ओके। 4 साल के अंदर आप शिफ्ट हो चुके होंगे। हमने देखा था पहले 4 साल के बाद आपकी 10 लाख 12 लाख की सैलरी हो जाएगी, ओके। सोचिए आप, 4 साल का इंजीनियरिंग है आपका, बाकी 4 साल बाद, 5 साल बाद की हम सैलरी सोच रहे हैं, 10-12 लाख आपकी रहेगी। वो 10 साल का टाइम स्पैन है, उस वक्त तो बेसिक नीड होगी आपकी। उस वक्त 10-12 लाख में आप कोई लग्जरियस लाइफ नहीं जी रहे होंगे, ओके। और यही चीज अगर हम यूरोप में देखते हैं, यूरोप की यहाँ पे मैंने मिनिमम सैलरी आपको दिखाई है, ओके। एक एवरेज मिनिमम सैलरी क्या होती है, ये 2024 की बात मैं कर रहा हूँ, 2024, दैट इज अराउंड 50,000 यूरोज। और इसी को रुपीज में देखेंगे तो आज के हिसाब से होता है 45 लैक्स। 45 लैक्स 4 साल में,
ये 2 साल में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। 1 साल 6 महीने के एक्सपीरियंस के बाद भी स्टूडेंट्स को यूरोप में जॉब लगे हैं। एटलीस्ट उनको इंडिया में ही किसी जर्मन या जापानीज कंपनीज में इतना अच्छा पैकेज मिला है, शायद वो 5 या 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी नहीं मिलता है। तो सिंपल बेसिक फंडा है कि यहाँ पे आप अगर एक फॉरेन लैंग्वेज कर रहे हो तो आपके लिए दरवाजे खुलते हैं एक्स्ट्रा, और आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है। आप बड़ी बड़ी कंपनीज में अच्छे से जॉब ले सकते हो, और पैकेजेस अच्छे मिल सकते हैं आपको। 4 साल के बाद अगर आपको यूरोप में जॉब मिलता है और आपकी सैलरी 45-50 लाख की है, अब तक तो आपकी शादी भी नहीं हुई है। यही तो सपने आप देख रहे थे, राइट? यही तो एक्चुअल करियर प्लान होना चाहिए। और क्या बड़ा कर रहे हो आप आपके करियर प्लान में? क्या बड़ा चेंज कर रहे हो? बस एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, दैट्स इट। और इसका मिनिमम बेनिफिट तो ये है कि आपको जॉब के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, अच्छा जॉब मिल जाएगा इमीडिएट। और 30% ज्यादा सैलरी तो ये डिसाइडेड है। तो जस्ट सोचिए, 40 सब्जेक्ट और लाइक 40 सब्जेक्ट्स, 41 सब्जेक्ट्स, कितना डिफिकल्ट है आपके लिए। ये एक छोटा चेंज जो 10 साल पहले काफी सारे इंजीनियर्स को तो पता भी नहीं था। आप पूछ सकते हैं 5 साल जो बड़े होंगे आपसे, उनसे एक बार गाइडेंस लीजिए कि यही चेंज अगर उन्होंने किया होता उनके इंजीनियरिंग में, तो आज क्या उनकी लाइफ कुछ अलग होती। जस्ट टॉक टू देम। देखते हैं नेक्स्ट। वाई शुड आई लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज? ये क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, मैं क्यों करूं? फर्स्ट थिंग, लैंग्वेज डज मैटर। क्यों? मतलब फॉरेन लैंग्वेज की क्या जरूरत है? मैं तो वैसे भी जाने के लिए, हार्डवर्क करने के लिए रेडियो में जाने के लिए रेडियो जर्मनी नहीं पॉसिबल है। फर्स्ट थिंग, लैंग्वेज डज मैटर। क्यों? जैसे आप समझ लीजिए, आप महाराष्ट्र में हैं, आप पुणे के किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपको मराठी ऑलरेडी आती है, मराठी आप बोलते हो। अगर आपको हिंदी आती है तो आप ज्यादा लोगों के साथ बात कर सकते हो, आपको ज्यादा एरिया आप ट्रैवल कर सकते हो, वहां की कंपनीज में बात कर सकते हो। मतलब आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है अगर आपको मराठी और हिंदी आती है तो। मराठी, हिंदी और इंग्लिश आ जाती है तो ऑलमोस्ट आप कहीं भी इंडिया में जा सकते हो, जॉब कर सकते हो। आपके लिए बहुत इजी करियर हो जाएगा। ओके। सेम वैसे ही अगर आप और एक फॉरेन लैंग्वेज करते हो जहां पे इंग्लिश नहीं बोली जाती है, तो वो कंट्री लिटरली आपके लिए ओपन हो जाती है। वहां की अपॉर्चुनिटीज, वहां का म्यूजिक, कल्चर, मूवीज, फ्रेंड्स, ये सारा एक एक नई दुनिया आपके लिए खुल जाती है अगर एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज आप बोलते हो तो। और सिंपल चीज है, लोकल मार्केट वर्सेस एक्सपोर्ट। ओके, आप कोई चीज है जो इंडिया में लोकल मार्केट में बेच रहे हो, वही एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें ज्यादा प्राइस मिलती है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 50 रुपए का जो टोमेटो है यहाँ पे, 50 रुपए किलो का, अगर वही आप एक्सपोर्ट करते हो यूएस या यूरोप में, तो आपको 500 रुपए तक का रेट मिल सकता है उसका। मतलब प्रोडक्ट वही है, मेहनत उसके लिए उतनी ही ली है हमने, बस मार्केट हमने अलग चूज कर लिया है तो हमें ज्यादा पैसे मिलते हैं। सेम वे, आप 9-10 घंटे तो वैसे भी काम करने वाले हो, तो यहाँ करने की जगह निकलो बाहर और वहां करो, तो सेम आवर्स का आपको पेमेंट ज्यादा मिलता है। ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बस सपने हैं कि हमें जाना है, करना है, इतना बड़ा पैकेज होना चाहिए, ऐसा अर्निंग होना चाहिए, ट्रैवल करना है, लेकिन उसके लिए एक्शन लेने के लिए हम रेडी नहीं है। और एक्शन लेने के लिए हमें तब इच्छा होती है कि मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूं, जब आपके पास टाइम नहीं होता है। इंजीनियरिंग, इसी टाइम पे आपको ये एक ड्रीम्स, आपके एक्सपेक्टेशंस पूरे करने के लिए यही एक चांस है जिसमें आप कुछ स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। ये ड्रीम्स और एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी में बोल रहा हूँ। एक्सपेक्टेशंस तो कुछ है, लेकिन रियलिटी में हम वही कर रहे हैं जो 10 साल पहले, 20 साल पहले लोग करते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है अगला, दैट इज गोल्डन टाइम। गोल्डन टाइम एग्जैक्टली क्या है? ये भी आप आपके पेरेंट्स को पूछ सकते हैं, आपसे बड़े जो भी है 10 साल बड़े, उनको पूछिए। वो तो सोचेंगे कि हमने सोचा ही नहीं था कभी, लेकिन हाँ, सच में यही गोल्डन टाइम होता है। और बिना टाइम वेस्ट किए मैं बोलता हूँ, गोल्डन टाइम आपके लाइफ का वो होगा बचपन के बाद, बचपन के बाद, आपके इंजीनियरिंग के बाद वाला, और शादी से पहले वाला। फनी लग सकता है आपको, आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन ये फैक्ट है। ये इतना, सिर्फ एक क्लिप आप किसी को भेज दीजिए जो आपसे बड़े है और शादीशुदा है। इंजीनियरिंग के बाद, कॉलेज के बाद और शादी से पहले, ये टाइम होता है जिसमें आप खुद के पैसे कमा रहे हो, जॉब मिल चुकी है, और आपके पास फ्रीडम भी है। ओके, यही एक टाइम है। अब ये टाइम गोल्डन टाइम हो सकता है अगर आपका करियर अच्छा है तो। आप कहीं बाहर है, ट्रैवल कर रहे हैं, फॉरेन में है, वहां पे जॉब चल रहा है, पैसे की कोई कमी नहीं है, पैकेज बहुत अच्छा है। ओके, तो ये आपका गोल्डन टाइम है। लेकिन अगर आपने कुछ भी अलग नहीं किया आपके कॉलेज डेज में या फिर आपके करियर के इंजीनियरिंग के टाइम पर, तो आप उसी
उसी चक्रव्यूह में फंस जाएंगे जहां पे आता है पहला जॉब, जो सैलरी मिल जाए चलेगा, बस शुरू करना है, क्योंकि लोग बोल रहे हैं अरे 6 महीने का एक्सपीरियंस ले ले, 1 साल का एक्सपीरियंस ले ले, देख कैसा अच्छा जॉब मिलता है। पूरे 1 साल तक इसलिए आप मतलब वहां पे एफर्ट्स ले रहे हैं उस कंपनी में, ताकि वो एक जॉब छोड़ के आपको अच्छे सैलरी मिल जाए। वो अच्छी सैलरी जैसे ही मिलती है तब आपको रियलाइज होता है कि यार मुझे तो लाइफ में बहुत करना है, घर लेना है, घर लेने का है तो अब और मुझे इससे डबल सैलरी होनी चाहिए। अगले 3 साल 4 साल ऐसे ही चले जाएंगे, फिर एक दिन शादी हो जाएगी, वो गोल्डन टाइम आपके लाइफ से गया। ये मैं लड़के या लड़कियां दोनों के लिए बोल रहा हूं, किसी एक के लिए नहीं। वो गया, क्योंकि उसके बाद जिम्मेदारियां शुरू हो जाती है। भले ही आपकी फैमिली बोल दे कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, जी ले अपनी जिंदगी, आप नहीं करने वाले हो, क्योंकि आपको खुद रियलाइज होगा कि मेरी ये जिम्मेदारियां है, मुझे ये लिमिटेशंस है, मुझे फॉलो करना पड़ेगा। आप बोलोगे हर जगह यार नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, जाना है, घूमना है, लेकिन आपको प्रायोरिटी पता है कि फैमिली, जॉब, ये प्रायोरिटी है आपके लिए। जॉब ही ऐसा ढूंढो ना जो आपको घूमने के लिए भेज दे बाहर, और पैसा भी दे दे बहुत सारा। क्या प्रॉब्लम है, एक छोटा चेंज करना है बस आपको, एक्सपोर्ट करना है अगर खुद को बाहर, तो उस कंट्री की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। बहुत सारे पॉइंट्स आगे आने वाले हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चंस काफी सारे होंगे कि जर्मनी क्यों, जापानीज ही क्यों, वैसे भी तो यूएस कनाडा वगैरह उधर जा रहे हैं, हर चीज आने वाली है। आप ये मत सोचो कि अगर सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में इंजीनियरिंग में आप हो तो आपको सब कुछ पता है। हम आपसे अगर 10-15 साल आगे है तो हम कुछ तो नया आपको बताने की कोशिश करेंगे जो आपको पता नहीं है। तो रिग्रेट करने से अच्छा है ये सारा वीडियो, ये सारी सीरीज आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा देखना है बिना स्किप किए। ओके, गोल्डन टाइम मैंने बता दिया, ये पूछना है। भले ही इस वीडियो को अभी पॉज कर दो, अगर आपके आजू बाजू में कोई है तो उनको पूछो कि ये देखो वीडियो में ऐसा बता रहे हैं, क्या ये सच है, और फिर उसके बाद कमेंट करना वीडियो पे। नेक्स्ट, इंजीनियर सैलरी बाय इंडस्ट्री, इंडस्ट्री वाइज, ये यूरोप की बात कर रहा हूं मैं। यूरोप ने देखिए सेक्टर दिए है यहाँ पे, और उनके सैलरीज दिए है, एनुअल सैलरी कितनी है। और एक्सट्रीम राइट साइड में आपको पता चलेगा यहाँ पे कि एनुअल एनुअल सैलरी ऑफ ग्रुप लीडर, मतलब टीम लीडर होता है ना, जिनके अंडर में 10 15 20 लोग 50 लोग काम कर रहे हैं, वो तो 5-10 साल के एक्सपीरियंस के बाद में आपको होगा, लेकिन उसकी सैलरी कितनी है। ओके, आज के हिसाब से 2024 के हिसाब से ये जाती है ऑन एन एवरेज 45 to 60 lakhs, 45 to 60। आप देख लीजिए किस किस सेक्टर में है। लोगों को लगता है कि आईटी सेक्टर में करियर नहीं है, वहां पे आईटी में कुछ जॉब नहीं मिलते, हर चीज चल रही है। वो 10 साल पुराना था कि यहाँ पे सिर्फ मशीन बनती है, यहाँ पे सिर्फ कार बनती है, गाड़ियां बनती है, ऐसा नहीं है। अब हर चीज हर जगह डिमांड में है, खास करके ऐसी कंट्री जो बहुत ज्यादा बिजनेस में है, और मैं नाम लेता हूं हमेशा जर्मनी और जापान का। ओके, सो सेक्टर आपने देख लिया, सैलरीज देख लिया, आपने कैलकुलेट कर लिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द एवरेज 5 years एक्सपीरियंस इंजीनियर सैलरी, मैकेनिकल इंजीनियर, खास करके मैकेनिकल इंजीनियर सैलरी इन जर्मनी, दैट इज 67,000 euros, इट इज ऑलमोस्ट 56 lakhs पर एनम। मतलब जो 5 लाख का पैकेज आपको मिल रहा था, वो यहाँ पे आपको मिल रहा है हर महीने। आपको क्या जरूरत है ये सोचना है कि मुझे कार लोन लेना है, होम लोन लेना है, वगैरह वगैरह, और ये अगर पैकेज आपको मिलता है उस गोल्डन टाइम में, तो आप एक्चुअली उस गोल्डन टाइम को एंजॉय कर सकते हो। देन नेक्स्ट, ये गूगल किया है मैंने, जानबूझकर गूगल का स्क्रीनशॉट लिया है, क्योंकि सेम चीज आप भी गूगल कर सकते हो। मैं जो बोल रहा हूं उसी पे ट्रस्ट रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको सोचना ये है अभी कि मैं वहां कैसे जाऊं, और वहां जाने के लिए आपको लगेगी लैंग्वेज। जर्मन कंपनीज इन इंडिया, चलो ठीक है, ये तो बाहर की बात हो गई। इंडिया में ही काफी सारी जर्मन कंपनीज है, मेजर 10 कंपनीज के मैंने यहाँ पे लिस्ट दे दी है। ओके, आप गूगल से कुछ भी ले सकते हो, गूगल में जर्मन कंपनीज इन इंडिया, जापानीज कंपनीज इन इंडिया, आप देख लो। अगर वहां पे जर्मन आपके पास है तो एवरेज से आपको ज्यादा ही सैलरी मिलेगी। यहाँ पे पहला बेनिफिट तो आपको इंडिया में ही शुरू हो जाएगा, बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। वाई डू वी नीड अ फॉरेन लैंग्वेज, फिर से वही क्वेश्चन आता है कि हम वैसे नहीं जा सकते क्या, फॉरेन लैंग्वेज क्यों जरूरी है। सबसे पहली चीज, चाहे आपका कितना भी अच्छा नॉलेज रहे, स्किल रहे, अगर आप जर्मनी जा रहे हो, जापान जा रहे हो, और वहां पे वो लोग अगर इंग्लिश नहीं बोलते हैं, तो आप आपका स्किल, आपका नॉलेज उनके साथ कैसे शेयर करोगे। ना उनको समझेगा आप क्या बोल रहे हो, ना आपको समझेगा वो क्या बोल रहे हैं। तो बात यहाँ पे एक ही चीज आ जाती है फिर से, कि जो भी आपके दिमाग में जो भी स्किल है, सब कुछ
आपको अगर एक टीम में काम करना है तो वो कम्युनिकेशन पे अटक जाती है बात, उससे नॉलेज से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे जरूरी है कि आप कम्युनिकेट कर पाते हो टीम में या नहीं, इसीलिए फॉरेन लैंग्वेज की यहाँ पे जरूरत है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो इंग्लिश क्यों नहीं बोलते हो, वो आगे आएगा। वाई जर्मन्स और जापानीज डोंट स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पे इस सवाल का जवाब देने से पहले मेरा आपको एक क्वेश्चन रहेगा कि वाई इंडियंस डोंट स्पीक रशियन। फनी लग रहा है राइट, मतलब आपको लग रहा है कि रशियन, आई मीन अगर मैं आपको पूछूं कि आपको रशियन क्यों नहीं आती है, तो आप बोलोगे क्या कनेक्शन है, मतलब वाई डू यू एक्सपेक्ट अस टू स्पीक रशियन, मतलब आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे रशियन आनी चाहिए। एग्जैक्टली जर्मन्स और जापानीज को भी यही लगता है। जर्मन्स तो इरिटेट हो गए हैं ये सवाल सुन सुन करके, वाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश। उनका एक ही बोलना है कि कनेक्शन क्या है। तो यहाँ पे काफी सारे इंडियंस ये सोचते हैं कि इंग्लिश इज ग्लोबल लैंग्वेज, हर कोई बोल रहा है। नहीं, फिर से सोचो एक बार, जर्मन्स और जापानीज इंग्लिश क्यों नहीं बोलते, अगले 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, हमने सोचा ही नहीं इस एंगल से। काफी लोग बोलते हैं कि जर्मन्स और जापानीज, वो उनको उनके करियर का, उनको सॉरी उनके कल्चर का, उनके लैंग्वेज का काफी प्राउड होता है। वो बहुत जिद्दी होते हैं कि नहीं हम हमारी लैंग्वेज बोलेंगे, हम इंग्लिश नहीं बोलेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और वो इरिटेट क्यों हो जाते हैं, वो गुस्सा क्यों हो जाते हैं जब आप इंग्लिश की बात करते हो, तो वो एटीट्यूड में नहीं है, वो रूड नहीं है। मैं बताता हूँ क्या हो गया। अब आप मुझे बताइए सबसे पहले कि इंग्लिश ऑफिशियली कहाँ बोली जाती है, इंडिया में। हाँ यस। कैसे आप डिसाइड करोगे ऑफिशियली बोली जाती है नहीं बोली जाती है, वो कंट्री डिसाइड करती है कि इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। जैसे उनके गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स अगर इंग्लिश लैंग्वेज में प्रिंटेड है तो वहां पे इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है, बोली जाती है ठीक ठाक तरीके से, ना कि बहुत अच्छे से। तो इंडिया में हमको पता है हमारा आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सब कुछ इंग्लिश में है, तो इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेशनल लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूं, ऑफिशियली हम एक्सेप्ट करते हैं, हम बोलते हैं, कम्युनिकेशन इंग्लिश में करते हैं। पाकिस्तान, यस, पाकिस्तान में भी इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है। बांग्लादेश, बांग्लादेश में भी इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगर हम इस तरीके से देखा जाए तो श्रीलंका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, ओके, ये सारे जो देश है यहाँ पे इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है और इंग्लिश बोली जाती है। अब मैं कुछ और कंट्रीज के नाम लेता हूं, वहां पे आप बताइए। जापान, नहीं, इंग्लिश बोली नहीं जाती है। भले कहीं पे कुछ मेट्रो सिटीज में कहीं कहीं पे इंग्लिश यूज की कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश नहीं बोलते हैं वहां पे। इंग्लिश ऑफिशियली वाइडली एक्सेप्टेड नहीं है। चाइना नहीं है, रशिया नहीं है, कोरिया नहीं है। कोरिया दोनों पकड़ लो, साउथ और नॉर्थ कोरिया। देन नेक्स्ट, अगर मैं यूरोप की बात करूं, फ्रांस, इटली, जर्मनी नहीं है। ओके, देन लैटिन अमेरिका नहीं है इंग्लिश, मतलब कहीं कहीं पे बोली जाती है, भाई इतनी नहीं जितनी इंडिया में या फिर पहली वाली लिस्ट जो हमने देखी थी। अब यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जो पहली वाली लिस्ट हमने देखी थी जहां इंग्लिश बोली जाती है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो सारी कंट्रीज वो लाइक उन पर ब्रिटिश ने राज किया था। और जहां पे इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है या ठीक से नहीं बोली जाती है, वहां पे ब्रिटिश राज नहीं कर पाए, उन्होंने नहीं किया। तो ये मेन रीजन है कि किस कंट्री में इंग्लिश ज्यादा बोली जाती है और कहाँ पे नहीं बोली जाती है। तो नेक्स्ट टाइम आप अगर जर्मन से पूछो तो ये सोचो कि वो इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है। और जब आप प्राउड फील करते हो ना कि आई स्पीक इंग्लिश, डोंट यू स्पीक इंग्लिश, यहाँ पे बहुत वियर्ड तरीके से जर्मन्स को पूछा जाता है, डोंट यू स्पीक इंग्लिश। जर्मन्स लाइक उनको इतना गुस्सा आता है, बोलते कि आप इंग्लिश बोल रहे हो जनाब, क्योंकि आप पर अंग्रेजों ने राज किया है। वी वर नॉट रूल्ड बाय ब्रिटिश, वॉर हुआ था लेकिन हमारे ऊपर राज नहीं किया है, इसलिए जो भी हमारे पास है वो हमारा कल्चर, हमारा सब कुछ हमारी लैंग्वेज में है। तो ये उनका एटीट्यूड नहीं है। या फिर वो ऐसा भी नहीं कि वो प्राउड, दे आर प्राउड ऑफ देयर कल्चर, देयर लैंग्वेज, बट ऐसा नहीं है कि जिद है, कोई कनेक्शन ही नहीं है। लेकिन ये सवाल उनको बार बार पूछने के बाद आपको भी पूछा जाए कि व्हाई डोंट यू स्पीक रशियन, व्हाई डोंट यू स्पीक रशियन, पहले 1-2 बार तो आप हंसोगे, लेकिन 10 दिन कोई अगर आके हर हर बार यही सवाल पूछ रहा है तो आपको गुस्सा तो आएगा ना। तो ये उनका एटीट्यूड या फिर वो रूड नहीं है, ये तो आप गाय को भी मजबूर कर दोगे सींग मारने के लिए, ये बार बार होता है। तो यहाँ पे आपको अब रियलाइज हुआ है कि जर्मन्स और जापानीज इंग्लिश क्यों नहीं बोलते, क्योंकि कोई कनेक्शन ही नहीं है। आज है कनेक्शन, आज उनके बच्चे सीख रहे हैं। वो वैसा ही है जैसे आप जर्मन, हमारे इंडिया में जर्मन जापानीज इन लैंग्वेजेस का जितना मतलब जितनी बोली जाती है या फिर जितनी सीखी जाती है, उतनी इंग्लिश वहां पे सीखी जाती है एज अ फॉरेन लैंग्वेज, वाइडली एक्सेप्टेड नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट टाइम किसी जर्मन या जापानीज को ये मत पूछना कि डोंट यू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों नहीं बोलते, इंग्लिश तो ग्लोबल लैंग्वेज है। नहीं है, नहीं है, भूल जाओ।
ओके, गलत सिखाया गया, गलत बताया गया आपको। हाँ, वाइडली एक्सेप्टेड है कि ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश ही बोली जाती है, लेकिन उस कंट्री में जाके ये मत एक्सपेक्ट करो कि वहां पे इंग्लिश बोली जाएगी। वो भले ही आपके कंट्री में आने के बाद उससे एक्सपेक्ट करो कि आप इंडिया में आए हो ना, आपको हिंदी नहीं आती, इंग्लिश तो आती होगी, कुछ तो सोच के आए होंगे यहाँ पे, राइट? लेकिन जर्मन जापानीज इंग्लिश नहीं बोलते, दे आर नॉट कंफर्टेबल, दे आर कंफर्टेबल इफ यू स्पीक देयर लैंग्वेज। ओके, वहां पे बेनिफिट आपका ज्यादा है। वाई देर इज हाई डिमांड, इतना क्यों चल रहा है? मतलब ऐसा, ऐसे हजार लोग रेडी है कि हम जर्मन सीख जाए और वहां पे सबको जॉब मिल जाएगा? हाँ, बहुत ज्यादा डिमांड है। 1000 2000 की बात ही छोड़ दो, 50,000 1 लाख भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इकोनॉमी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि वहां की जो इकोनॉमी है वो इंडस्ट्री बेस है। वो फार्मिंग वगैरह नहीं करते कि वहां पे लोकल लोग ही आए खेत में जाके काम कर रहे हैं। ओके, इंडस्ट्री बेस है। अब प्रॉब्लम नेक्स्ट वहां पे ये आ रहा है कि पॉपुलेशन का, वहां पे यंग पॉपुलेशन बहुत कम है, ये आपको ऑलरेडी पता है। जब यंग पॉपुलेशन कम है, और ये आज कम नहीं है, ये पिछले 10 20 साल से ये प्रॉब्लम चल रहा है कि यंग पॉपुलेशन वहां पे बहुत कम है। और यंग पॉपुलेशन वहां पे कम होने की वजह से वहां पे मैन पावर ठीक से नहीं मिल रही है, तो कंपनीज क्या कर रही है वहां की, वहां से जर्मनी जापान छोड़ के इंडिया या फिर ऐसे एशियन कंट्रीज में आ रही है दूसरी, जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, मैन पावर इजिली मिल जाता है। लेकिन इसमें लॉस किसका हो रहा है? लॉस हो रहा है उस कंट्री का, क्योंकि उसकी वो कंट्री जो है उनकी इकोनॉमी इंडस्ट्री बेस है। और इंडस्ट्री बेस होने की वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे कि उनको मैन पावर नहीं मिलती है, तो कंपनीज बाहर जाती है, तो उनकी इकोनॉमी नीचे चली जाती है। अब अगर उनको इंडस्ट्रीज को वहां पे रखना है, तो उनको मैन पावर बाहर से बुलानी पड़ेगी, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा, कंपनीज बाहर जा रही है, तो वो कंट्रीज तो कोलैप्स हो जाएंगे फिर उनकी इकोनॉमी। तो इसलिए बाहर से मैन मैन पावर बुलाने के लिए वो रेडी हो जाते हैं, बिल्कुल हर किसी को वेलकम करते हैं। बस एक ही है कि आप आके हमारी लैंग्वेज सीखिए और हमारा कल्चर सीखिए, क्योंकि वो वहां पे स्पॉइल ना हो जाए और कम्युनिकेशन नहीं होता है। आपको आने के बाद वहां के जो लोकल लोग हैं उनके साथ में तो कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा, राइट? इसीलिए कंडीशन है कि आप आ सकते हैं जर्मनी जापान में जॉब करने के लिए, प्लीज हमारी लैंग्वेज सीख लीजिए, तो इजी होगा, नहीं तो हमारे लिए भी डिफिकल्ट हो जाएगा। आपका स्किल, आपका नॉलेज कैसे यूज करेंगे हम यहाँ पे? ओके। दूसरा है कल्चर। ये क्यों पॉपुलेशन कम हो गया वहां पे? कल्चर, कल्चर वहां पे ट्रेंड ये है कि शादी नहीं करना है, लिव इन में रहना है। लिव इन में रहना है, पता नहीं है कितने दिन रहेंगे, कितने महीने रहेंगे, कितने साल रहेंगे, 1 साल के बाद सेपरेट हो जाओ, दूसरे पार्टनर के साथ रहते हैं। तो ये कल्चर वहां पे बहुत कॉमन है, और इसकी वजह से उनको बच्चों की जिम्मेदारियां नहीं चाहिए, उनको लाइफ एंजॉय करनी है, ट्रैवल करना है, उनकी हॉबीज वगैरह को फॉलो करना है, और सेपरेट कब हो जाएंगे पता नहीं, तो फिर कौन केयर लेगा बच्चों की? ये कल्चर ज्यादा चल रहा था वहां पे पिछले 20 साल से, इसलिए आज वहां पे ओल्ड एज पॉपुलेशन ज्यादा है, यंग पॉपुलेशन बहुत कम है। और इसीलिए वहां पे आपकी डिमांड है कि आप आइए, वहां पे रहिए, वहां पे काम कीजिए, बहुत अच्छा। अगर उनके इकोनॉमी में आप उनको हेल्प कर रहे हो ग्रो करने में, तो वहां पे आपको परमानेंट रेसिडेंस भी मिल जाता है, बहुत अच्छा एजुकेशन मिलेगा, बहुत अच्छी लाइफ मिलेगी। आपकी जो फैमिली होती है उनके लिए सोशल सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। ये सारे बेनिफिट आपको वहां पे मिलते हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि हम फ्रेशर, 6 महीने 1 साल के एक्सपीरियंस पे वहां पे जॉब कैसे मिलेगा हमें? यस, एक्सपीरियंस लोग हैं जिनका 5 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी जाने के लिए रेडी है। लेकिन चाहे मर्जी जितना आपका स्किल रहे, एक्सपीरियंस रहे, जर्मन लैंग्वेज सीखना आपके लिए जरूरी है। उसके बगैर आप वहां पे ग्रो नहीं कर पाओगे, वहां पे काम नहीं कर पाओगे, वहां पे कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे आप लोगों के साथ। तो भले ही आप एक्सपीरियंस हो, 10 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन आप टीम में बात नहीं कर सकते हो, तो आपके एक्सपीरियंस की कोई वहां पे वैल्यू नहीं है। फिर जब ये 10 साल के एक्सपीरियंस वाले जो इंजीनियर्स हैं, इनको बोला जाता है कि यू हैव टू लर्न जर्मन, सीख रहे हैं, बट उनके पास दूसरा ऑप्शन है ना। 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद उनको यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहां पे अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, तो वो वहां जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उनका एक्सपीरियंस है और इंग्लिश बोल सकते हैं, तो उनके लिए काम आसान है। इसीलिए फ्रेशर्स को अमेरिका, कनाडा वगैरह यहाँ पे बहुत टफ कंपटीशन देनी पड़ती है 5 10 साल के एक्सपीरियंस वाले इंजीनियर जो है इनके साथ में। और वही आप अगर यूरोप जाते हो, तो फ्रेशर्स को इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है, कम एक्सपीरियंस वालों को इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है, तो वो जर्मन इजिली करना चाहते हैं। आप तो बिल्कुल इंजीनियरिंग से ही उसको कर सकते हो, तो वहां पे आपको वेलकम किया जाता है, टेक्निकल ट्रेनिंग वहां पे मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको कम्युनिकेशन आना चाहिए हमारे स्टाफ के साथ, ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। दैट इज व्हाई देयर इज हाई डिमांड। आई होप ये पिक्चर आपको क्लियर हो गया है। मुझे कमेंट करते रहो हर चीज के बारे में, आपको क्या लगा क्या नहीं। एक वीडियो पे 5 10 कमेंट आ जाए चलेगी, मुझे जानना है कि आप क्या सोचते हैं। ओके, और
आपको और क्या चाहिए नॉलेज में, मेरे साइड से मैं आपको देने के लिए रेडी हूं। ओके, नेक्स्ट है फ्री एजुकेशन इन जर्मनी। ये तो काफी लोगों को पता ही नहीं है, खास करके जो छोटे शहर है या फिर गांव के जो स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो आउटस्कर्ट्स में है, शहरों से दूर है, वहां के स्टूडेंट्स को ये चीज नहीं पता है। उनके लिए तो सबसे पहला चैलेंज यही हो जाता है, यार इंजीनियरिंग कर लेंगे, पूना मुंबई दिल्ली जाने के बाद में उनके साथ टफ कंपटीशन होगी वहां के स्टूडेंट्स के साथ में। तो बस इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लो, कोई भी जॉब मिल जाए, मैं हार्डवर्क कर करके सैलरी बढ़ा लूंगा। लेकिन आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप इंजीनियरिंग एकेडमिक अच्छे से कर लो। अगर आप जर्मन बोलना शुरू कर देते हो इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के पहले, तो आपको जर्मनी में मास्टर्स के लिए फ्री एडमिशन मिलती है, फ्री एजुकेशन मिलता है, रहने खाने का जो खर्चा है उसके लिए आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट हो, बहुत अच्छे से आपने एकेडमिक्स की प्रिपरेशन की है, तो ये सारी चीजें फ्री एजुकेशन इन जर्मनी, मतलब जर्मनी में जाकर आप 2 साल का मास्टर्स जो इंजीनियरिंग के बाद है, वो अगर आप करते हो तो जॉब वहां पे गारंटीड है। क्योंकि सोचो, आपके लिए तो वो फ्री है, लेकिन जर्मन गवर्नमेंट जो है वो आपके ऊपर कम से कम 20 से 25 लाख रुपए खर्च करे, वो भी टॉप क्लास वर्ल्ड क्लास का आपको एजुकेशन मिलता है। ये सब आपको फ्री इसीलिए है क्योंकि उन्हें कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं, वहां पे एम्प्लॉयज नहीं मिल रहे हैं। ये वाई फ्री, फ्री में क्यों मिल रहा है वहां पे एजुकेशन, ये मैं बता रहा हूं आपको। कि वहां पे मैन पावर नहीं है, वहां पे बाहर से लोग डायरेक्ट आते हैं इंजीनियरिंग करके, तो वो उतना ट्रेन नहीं होते, उनका इंजीनियरिंग के नॉलेज जो है वो उस एडवांस लेवल पे नहीं होता है। इसीलिए उन्होंने ये मास्टर्स नाम का प्रोग्राम जो है वो फ्री में देने का शुरू कर दिया है। बेसिकली ये ट्रेनिंग ही है, जैसे किसी कंपनी में ज्वाइन करने के बाद आपको ट्रेनिंग मिलता है, क्योंकि बहुत टॉप लेवल का लेटेस्ट एडवांस ट्रेनिंग आपको मिलता है जो आज इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। ओके, तो अगर वो आपको हायर करते हैं और 1 साल 2 साल तक ट्रेनिंग देते हैं, तो आपको तो उनको मतलब सैलरी देनी पड़ेगी आपको, मतलब यू शुड रिसीव सैलरी। अब वो आपको सैलरी भी दे और वही आपको ट्रेनिंग भी दे, तो ये तो उनका लॉस हो गया, क्योंकि आपने ट्रेनिंग अच्छे से नहीं किया। तो उन्होंने क्या किया, मास्टर्स को फ्री। व्हाट इज दिस फ्री मास्टर्स प्रोग्राम नाउ? इंजीनियरिंग अगर आपका एकेडमिक अच्छा है और आपके पास जर्मन लैंग्वेज के सर्टिफिकेट्स हैं, तो आपको फ्री एजुकेशन वहां पे मिल जाता है पब्लिक यूनिवर्सिटी में। उसके बारे में डिटेल में बात हम कोर्सेज में ट्रेनिंग में कर सकते हैं, लेकिन बाकी चीजें आपको देखना है तो आप यूट्यूब चैनल पे मेरी और एक सीरीज आने वाली है जिसमें ये सब स्टडी इन जर्मनी के बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो वहां पे फ्री एजुकेशन मिलता है ताकि आप उस लेवल का नॉलेज लेने के बाद वहीं पे उन इंडस्ट्रीज में काम करो, ताकि उनकी इकोनॉमी ग्रो हो। तो आप अगर वहां पे मास्टर्स करते हैं और आप अगर टाटा बाय बाय, और या फिर वो आपको जॉब नहीं देते हैं, वो आपको जॉब नहीं देते हैं, तो लॉस तो उनका हो गया, क्योंकि आप इंटरनेशनल डिग्री लेके किसी और कंट्री में भी जॉब ले सकते हैं, राइट? लेकिन वो जॉब देने की गारंटी उनकी होती है, क्योंकि उनका लॉस हो जाएगा अदरवाइज, फिर से किसी को बुलाकर उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। तो वहां पे जॉब गारंटीड हो जाती है और सैलरी पैकेज आप सोच भी नहीं सकते, इतना बढ़िया मिल जाता है स्टार्टिंग में ही। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जो कि काफी लोगों को पता ही नहीं होती है, और पता उस वक्त चलती है जब ऑलरेडी जिम्मेदारियां सर पे आ गई है, अब उनको छोड़ के एजुकेशन कहाँ करने जाएंगे फिर से। और यही चीज जब मैं कभी फाइनल ईयर में वगैरह आपको अगर आके बताऊं, तो आपका सवाल क्या रहेगा कि अभी आप आके क्यों बता रहे हो, क्योंकि अभी तो टाइम निकल गया हमारे हाथ से। यही अगर सेकेंड ईयर में आके बताते तो हम कुछ कर सकते थे, एक्शन ले सकते थे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये ज्यादा से ज्यादा आज जितना जल्दी हो सके जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स है या फिर जो 12th के स्टूडेंट्स है जो इंजीनियरिंग करने वाले हैं, उन तक ये पहुंचा दीजिए वीडियोस। ओके, वाई जर्मन? फिर से बात वही आ गई कि वहां पे अगर जॉब करना है आपको, वहां के लोगों के साथ काम करना है, मिलके रहना है, तो आपको जर्मन आनी चाहिए, जर्मन या जापानीज। अब 2 लैंग्वेजेस को मैं हमेशा सपोर्ट करता हूँ सबसे ज्यादा। सो व्हाट अबाउट इंग्लिश मीडियम कोर्सेस? तो फिर कभी कभी स्टूडेंट्स आते हैं, मैंने देखा इस यूनिवर्सिटी में, वहां पे तो इंग्लिश मीडियम के कोर्सेस हैं, हाँ, इंग्लिश मीडियम के कोर्सेस हैं, और फिर बोलते हैं यूनिवर्सिटी हमें जर्मन पढ़ा रही है। आप ये सोचो, क्या मास्टर सच में इतना इजी है कि वहां जाके आप मास्टर्स की भी पढ़ाई करो? एक तो नया देश है, नए सारे रूल्स रेगुलेशंस, वो सारी चीजों में एडजस्ट होके आपको मास्टर्स की पढ़ाई करनी है, उसमें एडिशनल आप जर्मन लैंग्वेज का भी कोर्स वहां जाके कर रहे हो, तो आप एडिशनल आपके लिए स्ट्रेस ले रहे हो। यूनिवर्सिटी अगर जर्मन पढ़ा रही है, क्योंकि कुछ दिनों बाद वो बोलने वाली है कि इस डेट तक आपको इतना कंप्लीट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको आगे आप आगे ट्रेनिंग नहीं ले सकते हो, फिर आता है आपको टेंशन। तो बेस्ट पार्ट है, बिफोर ट्रैवलिंग टू जर्मनी,
अगर आप जर्मन कर लेते हो तो पूरा फोकस आपका रहेगा मास्टर्स की स्टडी पे, ना कि आपको बीच बीच में कुछ और करने की जरूरत पड़े कि भाई मास्टर्स भी करना है और जर्मन लैंग्वेज का स्टडी भी करना है। तो वो स्ट्रेस ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया से अगर या फिर आपकी कंट्री से आप अगर करके जा सकते हो तो क्या प्रॉब्लम है। और लैंग्वेज ही है, एक बार बोलना आ जाए तो वहां पे जाके वो इम्प्रूव होगी, और इससे बेनिफिट मिलेगा आपको वहां पे करियर में, क्योंकि आपका जो जॉब वगैरह है, भले ही आपने मास्टर्स की डिग्री आपके पास आ गई है, लेकिन आपको पता चलेगा, भले वो इंग्लिश मीडियम में आपने कर लिया हो, जॉब के लिए जब जाएंगे इंटरव्यू में तो पहला क्वेश्चन यही आपको रियलाइज होगा कि जर्मन, यू आर लिविंग हियर इन जर्मनी सिंस 2 years, 2 साल से आप यहाँ पे रह रहे हो, जर्मन क्यों नहीं सीखी? तो ठीक है, हम बताते हैं, क्योंकि भले ही डिग्री आपके पास वो है, लेकिन वो प्रेफरेंस उसी को देंगे जिसको डिग्री के साथ लैंग्वेज भी आती है। तो ये मिस्टेक ना करें कि इतना बड़ा प्लान करें वहां जाने का और जर्मन नहीं सीखना है मुझे, तो फिर तो ये मतलब बहुत स्टूपिड वाली बात हो जाएगी। ओके, आज नहीं तो कल करना ही है, तो तब करो जब आप कंफर्टेबली कर सकते हो, जब आप स्टूडेंट हो, जब आप आपके कंट्री में हो। ओके, सो ये चीजें हैं, फ्री एजुकेशन इन जर्मनी क्यों वहां पे फ्री मिलता है, और इंग्लिश मीडियम कोर्सेस भी आप करो तो भी वहां पे जर्मन आपको लगने वाली है। तो सही टाइम पे सही काम शुरू कर दो। वेन इज द राइट टाइम टू लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज? राइट टाइम तो मैं हमेशा बोलूंगा 12th आपका हो जाए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मैक्सिमम स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपको ऑन एन एवरेज 3 लेवल आपको करनी है। 3 लेवल अगर करनी है तो आप एक सेमेस्टर में एक लेवल, इस टारगेट के हिसाब से चलिए, 3 सेमेस्टर में आपको 3 लेवल करनी है। हो सकता है थर्ड लेवल के लिए आपको एक सेमेस्टर और एक्स्ट्रा लगे, क्योंकि आप इंजीनियरिंग के साथ साथ कर रहे हो, तो आप दोनों चीजें बैलेंस करके चलना है आपको। तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि 2-2 महीने में एक एक लेवल कंप्लीट कर ली, राइट? आपका जब इंजीनियरिंग का सबमिशन, प्रैक्टिकल्स या फिर कॉलेज की यूनिवर्सिटी की एग्जाम रहेगी, आप फॉरेन लैंग्वेज का पढ़ाई नहीं कर पाएंगे शायद, राइट? तो इसीलिए एक सेमेस्टर में एक लेवल आराम से हो जाती है, 3 सेमेस्टर में 3, 4 सेमेस्टर खुद को टाइम देना है आपको, ताकि पीसफुली अच्छे से हो जाए। फिर उसके बाद शायद आप कोई एग्जाम देंगे, उसके लिए एक सेमेस्टर और पकड़ लो फॉरेन लैंग्वेज की। इसलिए 2 से 5 सेमेस्टर का आपके पास टाइम होना चाहिए। फर्स्ट ईयर कॉलेज में काफी लोड आता है, लेट एडमिशन्स हो जाती है, टाइम कम होता है, इसलिए फर्स्ट ईयर मैं आपको बोलूंगा फर्स्ट सेमेस्टर आप स्किप कर दो, सेकंड सेमेस्टर से स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड ईयर इज द मोस्ट आइडियल टाइम, क्योंकि थर्ड ईयर तक आपके जो रिक्वायर्ड लेवल्स है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपको ऑलरेडी इतना नॉलेज आ चुका होता है कि मुझे स्टडी करना है जर्मनी में तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अगर जॉब करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे प्रिपेयर करना है। तो वो एक फाइनल ईयर का आपके पास और एक टाइम अच्छे से रहेगा खुद के डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ रेडी करने के लिए, ताकि जैसे फाइनल ईयर की एग्जाम हो जाए, फाइनल सेमेस्टर, आप आपके काम पे लग जाओ। बिल्कुल वेट करने की जरूरत नहीं है। और प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप जब ये फर्स्ट या सेकंड ईयर में ही प्लान कर लेते हो कि मुझे बाहर जाना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके थर्ड ईयर फाइनल ईयर में या फिर सेकंड ईयर में बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए। थर्ड ईयर और फाइनल ईयर मेनली। ओके, ये चीज अगर मैं आपको फाइनल ईयर में बता दूं कि आपके बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए, तो आपको फ्री एडमिशन मिल सकती है जर्मनी में। तो आप बोलोगे ये पहले बोल देना होता, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता, हम सेकंड ईयर थर्ड ईयर फाइनल ईयर की पढ़ाई अच्छे से कर सकते थे। तो यही चीज मैं बोल रहा हूँ कि ये पहले ही, अगर ये वीडियो आपके पास आ चुका है, अगर आपको लगता है कि आपके लिए बहुत लेट हो गया, ये उनको इमीडिएट भेज दीजिए जो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में है, ताकि उनको सही टाइम पे ये वीडियो मिल जाए। ओके, नेक्स्ट चीज आती है कि चलो अब अगर आप फाइनल ईयर में हो तो क्या कर सकते हो? ठीक है, अभी तो टाइम गया है तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ना करने से अच्छा है कि आप अभी शुरू कर दीजिए। सेकंड लेवल थर्ड लेवल अगर आप कर लेते हो जॉब के साथ में, ओके, आपका जो भी फर्स्ट जॉब होगा, उस जॉब के साथ में अगर आप 3 लेवल तक कंप्लीट कर लेते हो, तो 6 महीने का एक्सपीरियंस भी हो गया आपका, 6 महीने 1 साल का। और उसी के साथ आप बाहर जॉब एप्लीकेशन शुरू कर दो। जॉब एप्लीकेशंस वगैरह कैसे करना है ये हम कोर्सेस में थर्ड लेवल में एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो वहां पे आप जॉब एप्लीकेशंस भेजना शुरू कर दो। भले ही सेकंड 2 साल का एक्सपीरियंस होते होते भी आपने अगर 3 लेवल कंप्लीट कर लिए, तो 2 साल के एक्सपीरियंस का भी बेनिफिट आपको मिलेगा। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो आप मास्टर्स के लिए जा सकते हो, क्योंकि आपके पास अभी 1.5 से 2 साल का एक्सपीरियंस आ गया है। 1.5 से 2 साल का एक्सपीरियंस आने के बाद आपको फ्री यूनिवर्सिटी मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको ऑलरेडी इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस आ चुका है। तो कंपनीज यूनिवर्सिटीज को वही चाहिए कि जिस जिस स्टूडेंट को ऑलरेडी इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस आ गया है वो कितना अच्छे से और पढ़ाई कर पाएगा। यस,
या फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन है, आप जॉब के लिए ट्राई कर लो। अगर आप मास्टर्स नहीं कर सकते हो, 2 साल वेट नहीं कर सकते हो, तो सिर्फ जॉब के लिए ट्राई करो। थोड़ा आपको एप्लीकेशन ज्यादा सेंड करने पड़ेंगे, लेकिन आपका थर्ड ईयर जॉब का शुरू होने के पहले आपको अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू हो जाएगी। आपको परफॉर्म अच्छे से करना है, मतलब कम्युनिकेट अच्छे से करना है इंटरव्यूज में। शो करना है कि भले ही मैं यहाँ इंडिया में बैठा हूँ या फिर आपकी कंट्री में जो यहाँ भी बैठे हो, लेकिन आपने ऑलरेडी लैंग्वेज पर इतना अच्छे से काम किया कि आप कम्युनिकेट कर सकते हो। बस उन्हें वही चाहिए कंपनीज को, दैट्स इट। ओके, आपके रिज्यूमे में काफी लोग होते हैं जो जॉब पहले ढूंढते हैं, बाद में सोचते हैं कि मैं लैंग्वेज सीखूं। लेकिन अगर आपने रिज्यूमे में मेंशन ही नहीं किया है कि आपको जर्मन B1 लेवल आती है या फिर थर्ड लेवल ऑफ आप जापानीज की बोलते हो, तो कंपनीज आपके रिज्यूमे में शो ही इंटरेस्ट ही शो नहीं करते। तो आपको, आप गलत फहमी में रहोगे कि कुछ है नहीं स्कोप, मैंने ट्राई कर लिया है। वो आपको बोलने नहीं वाले कि भाई साहब आप प्लीज जर्मन कीजिए, हम तरस रहे हैं आपको हमारी कंपनी में लाने के लिए। आपको शो करना है कि आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो लैंग्वेज के साथ में, तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज, 4 लैंग्वेजेस मैंने सुनी है, जर्मन, जापानीज, फ्रेंच, स्पेनिश। अब चार में से मुझे कौन सी लैंग्वेज करनी जरूरी है? जब, आपको याद है काइट्स मूवी ऋतिक रोशन की रिलीज हुई थी, उसके बाद भर भर के मुझे स्पेनिश लैंग्वेज की इंक्वायरीज आई थी। उसके बाद जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी रिलीज हुई थी, फिर से मुझे स्पेनिश लैंग्वेज सीखने के लिए भर भर के कॉल आ गए थे। आपको ऐसे इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है कि ऋतिक ने डायलॉग क्या मार दिए तो मुझे भी करना है। ऋतिक ने शायद उतने ही डायलॉग प्रिपेयर किए होंगे, पता नहीं, राइट। लेकिन आपको जो लैंग्वेज चूज करनी है, मुझे कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए, वो पहले ये देखना है कि आप अगर किसी लैंग्वेज के लिए बहुत क्रेजी हो, भले ही चाहे वो नेपाली लैंग्वेज हो, फिर आपको नेपाली सीखनी है, आपको अरेबिक सीखनी है, आपको कोई भी दूसरी लैंग्वेज सीखनी है, ओके, अगर आप क्रेजी हो उस लैंग्वेज के लिए तो कर दो, क्योंकि वो हॉबी है, आपका ड्रीम है, आपका पैशन है, तो कर लो। लेकिन आप अगर सोचते कि नहीं मुझे करियर के हिसाब से चाहिए, तो पहला सवाल ये आता है कि आप ये देखो कि कौन सी कंट्री ज्यादा बिजनेस में है। तो आपको रियलाइज होगा कि जर्मनी और जापान, ये 2 कंट्रीज बहुत ज्यादा बिजनेस में है। तो लोग मुझे पूछते हैं फिर चाइना नहीं है? चाइना है, लेकिन उनके पास पॉपुलेशन भी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, आपकी जरूरत वहां पे नहीं है, तो स्कोप बहुत कम है। और जर्मनी और जापान, यहाँ पे तो आपकी डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पे है ही नहीं मैन पावर। तो इसीलिए ये 2 कंट्रीज में हमेशा सजेस्ट करता हूँ। फ्रेंच करनी है, स्पेनिश करनी है, बेनिफिट मिलेगा लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना जर्मन और जापानीज सीखने के बाद मिलता है। तो मेरी प्रायोरिटी सबसे पहले होती है जर्मन, जापानीज, ये 2 वैल्यू सेम है, लेकिन फिर भी मैंने जर्मन पहले इसलिए रख दिया है क्योंकि जर्मन सीखना बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। जापानीज की स्टडी अलॉन्ग विद इंजीनियरिंग थोड़ा कभी कभी टफ हो जाता है, स्टूडेंट बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि जापानीज आपको एकदम जीरो से स्टार्ट करना होता है, कैसे रीडिंग करना है, कैसे राइटिंग करना है। लेकिन जर्मन में ये इंग्लिश के जैसे ही है, तो बहुत इजी हो जाता है आपके लिए। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अभी आपको एक समझ में आ गया कि कैसे आपको डिसाइड करना है कि कौन सी लैंग्वेज आपके लिए सही रहेगी। इंडस्ट्री वाइज भी आप डिसाइड कर सकते हो। दूसरा और एक यहाँ पे डिफरेंस ये है कि अगर आप जापानीज लैंग्वेज सीखते हो, तो आपकी अपॉर्चुनिटीज जो है वो जापानीज कंपनीज में होगी या फिर जापान में मिलेगी आपको अपॉर्चुनिटीज। लेकिन अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीखते हो और जर्मनी में आपको मिलिट्री है एंट्री मिलती है, तो लिटरली आपको पूरे यूरोप में एंट्री मिल जाती है। आपको मिलता है शेंगन वीजा, मतलब आप 27 कंट्रीज, आज के डेट के हिसाब से 27 कंट्रीज, 2024 में 27 कंट्रीज में आपको ट्रैवल करने की परमिशन मिल जाती है। जो भी कंपनी का, पहली कंपनी का आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा 1 या 2 साल, उतना जॉब होने के बाद या फिर मास्टर्स जर्मनी में करने के बाद आप ये 27 कंट्रीज में जॉब ढूंढ सकते हैं। तो इतना बड़ा, इतना एक कंट्रीज का ग्रुप आपको मिल रहा है एक लैंग्वेज की वजह से। आप बोलोगे अगर मुझे फ्रांस जाना है, तो हाँ, फ्रांस जाना है तो वहां पे फ्रेंच लगेगी, लेकिन जर्मन होने का बेनिफिट भी आपको ये मिलता है कि आप एटलीस्ट वहां पे ट्रैवल करके जॉब इंटरव्यूज दे सकते हो, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज एक मेजर लैंग्वेज कंसिडर की जाती है यूरोप में। आपको भले ही बाकी लैंग्वेजेस नहीं आती है, लेकिन जर्मन आती है, इसका बेनिफिट आपको हर जगह मिलेगा यूरोप में। ओके, सो लैंग्वेज आपको समझ में आ गया। मुझे कुछ भी आपको लगता है इस बारे में कुछ क्वेश्चंस है तो आप वीडियो के कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, लेवल्स, जर्मन की लेवल्स। मैंने देखा है, आप सोचेंगे मैंने देखा है वहां पे बहुत सारी लेवल्स है, कितनी करनी चाहिए क्या वगैरह। तो मेरा हमेशा सजेशन रहता है कि B1 लेवल तक, थर्ड लेवल तक आपको लेवल्स करनी चाहिए, A1 A2 B1। B1 इसलिए क्योंकि ये
यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन हो जाती है। कभी कभी कुछ जॉब्स तो B2 भी डिमांड करते हैं, लेकिन B1 आपकी एंट्री जर्मनी में कंफर्म है B1 के बाद। ओके, आज नहीं तो कल आप जर्मनी में जॉब करने वाले हैं। बस आपको काम अच्छे से करना है। ऐसा नहीं कि लैंग्वेज है तो फिर कोई भी आपको उठा के ले जाएगा, नहीं, काम भी अच्छे से करना है, नॉलेज बाकी स्किल्स भी अच्छे से रखने हैं। यहाँ पे मुझे काफी बार क्वेश्चन ये आता है स्टूडेंट्स का, एट द एंड मैं पूछता हूँ ओके डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, तो फिर स्टूडेंट्स पूछते हैं सर अगर जर्मन सीखने का इतना ज्यादा बेनिफिट है तो आपको तो जर्मन आती है, आप हमारे कॉलेज में यहाँ पे क्या कर रहे हैं सर, आके सेमिनार दे रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मुझे जर्मन आती है, इससे जर्मनी में जाके मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा अदर देन मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ हर किसी के साथ। जॉब करियर क्या मिलेगा मुझे वहां पे? वहां पे तो हर कोई जर्मन बोलता है। वहां पे उसकी डिमांड है जिसको टेक्निकल स्किल्स भी है, मतलब आप इंजीनियर हो और जर्मन लैंग्वेज आपको आती है, इसका बेनिफिट आपको वहां पे मिलता है। आप सिर्फ जर्मन लैंग्वेज करके वहां जाओ तो कोई जॉब नहीं है। आप मेरे साथ ट्रेनिंग वगैरह प्रोग्राम ऐसे कर सकते हो, एज अ ट्रेनर आप जॉब कर सकते हो, लेकिन वहां जाना है तो इंजीनियरिंग ये आपके लिए मेन मतलब एंट्री का आप एलिजिबिलिटी है, मेन एलिजिबिलिटी। और उसके साथ जर्मन, तो आपको जर्मन प्लस इंजीनियरिंग ये इस कॉम्बिनेशन को लेके वहां जाना है। ओके, तो B1 लेवल मिनिमम होनी चाहिए, A1 A2 B1। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम देखते हैं अबाउट द ट्रेनिंग। तो जर्मन लैंग्वेज का जो सिलेबस है हम पढ़ाते हैं वो गोएथे इंस्टीट्यूट का ही है। मतलब आप अगर ट्रेनिंग ये अटेंड करते हैं एसएप इंस्टीट्यूट के साथ में, तो आप गोएथे इंस्टीट्यूट की एग्जाम्स दे सकते हैं। उस एग्जाम की प्रिपरेशन वगैरह सब कुछ ट्रेनिंग का पार्ट है, ट्रेनिंग में इंक्लूडेड है। ओके, एग्जाम डिटेल्स ये बाद में हम देख सकते हैं, या फिर आप गूगल कर सकते हैं एसएप इंस्टीट्यूट और गोएथे एग्जाम पैटर्न। ये ऐसा अगर गूगल में सर्च करते हैं तो आपको मेरे वीडियोस या फिर मेरा ये मिल जाएगा ब्लॉग, जिसमें डिटेल में मैंने एग्जाम के बारे में बताया है। रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग चारों एक्टिविटीज उसमें रहेगी। सर्टिफिकेशन आपको एसैप की तरफ से भी सर्टिफिकेशन मिलेगा, एसैप इंस्टीट्यूट की तरफ से, और आपको सर्टिफिकेट गोएथे इंस्टीट्यूट की तरफ से भी मिलता है। लेकिन गोएथे इंस्टीट्यूट के लिए आपको अलग से एग्जाम फीस देनी होती है, वो आप बाद में डिसाइड कर सकते हैं। ट्रेनिंग में मैं उसके बारे में और डिटेल में आपको बता सकता हूँ। ओके, नो अटेंडेंस सर्टिफिकेट। हाँ, काफी बार स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर आप कॉलेज में आए थे, ट्रेनिंग दिया आपने, सर मैं एग्जाम नहीं दे पाया, मुझे सिर्फ अटेंडेंस सर्टिफिकेट चाहिए। तो ऐसा अटेंडेंस सर्टिफिकेट कुछ नहीं होता है कि आपने ये किया है, क्योंकि कंपनीज उसको कोई वैल्यू नहीं देती है। भले ही आपने सबमिट कर दिया हो, देखते हैं ठीक है, वो आपको पूछते हैं बोलना आता है, अगर आप बोल दो तो फिर अटेंडेंस सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं है। आप अगर जर्मन बोल देते हो, पूरे इंटरव्यू में जर्मन बोल रहे हो, तो फिर आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ मेंशन कर दो रिज्यूमे में मुझे जर्मन आती है, वो पूछेंगे सर्टिफिकेट है, आप क्लियरली बोल दो नो आई डोंट हैव सर्टिफिकेट बट आई कैन स्पीक जर्मन। वो आपको सिंपली बोलेगा ठीक है स्पीक, और आप एक बार बोल दो तो आपको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। व्हाट इफ आई फेल इन एग्जाम? कुछ दिनों में फिर से एग्जाम होगी, फिर से आप दे सकते हो, लेकिन गोएथे इंस्टीट्यूट में एग्जाम में फेल हो जाते हो तो फिर से फीस पे करनी होती है, बहुत ज्यादा होती है फीस मेरे हिसाब से तो एटलीस्ट। ओके, तो मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप आपके ट्रेनर के साथ में ठीक से बात कर लो एग्जाम देने के पहले कि आपको क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। मेरे वीडियो की सीरीज है पूरी, गोएथे इंस्टीट्यूट एग्जाम प्रिपरेशन की सीरीज है, इन डिटेल है। उसको अगर आप कर लेते हो तो आप खुद समझ जाओगे कि आप कितना प्रिपेयर्ड हो एग्जाम के लिए। प्लेसमेंट ट्रेनिंग, ये प्लेसमेंट ट्रेनिंग क्या होता है? दिस इज काइंड ऑफ इंटरव्यू वगैरह, ये सारी चीजें वो ट्रेनिंग का पार्ट होता है कि जर्मन लैंग्वेज में वो कैसे होना चाहिए, जर्मन लैंग्वेज में खुद को इंट्रोड्यूस कैसे करना है, इंटरव्यूज के क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, इंटरव्यू में कैसे बोलना है वगैरह। वो ट्रेनिंग हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं ट्रेनिंग में। वो थर्ड लेवल में होगा, B1 लेवल में। फर्दर गाइडेंस मतलब आगे, चलो इंजीनियरिंग आपका हो गया, उसके बाद फ्यूचर में क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो भी थर्ड लेवल में आपको गाइडेंस मिल जाता है। बेसिकली चीज ऐसी है, एक बार आप थर्ड लेवल 3 लेवल कर लो जर्मन के, तो आपको फिर किसी को पूछने की जरूरत नहीं होती कि मैं क्या करूँ आगे, आपको खुद समझ में आ जाता है। ओके, तो ये चीजें हो गई अबाउट द ट्रेनिंग। एंड नेक्स्ट आता है हमेशा हाउ इज जर्मन लैंग्वेज। ये मैंने बोला था आपको कि जर्मन लैंग्वेज कैसी है, इजी है, डिफिकल्ट है। तो यूजुअली मैं ये 3 चीजें डिस्कस करता हूं कि रीडिंग, रीडिंग कैसा है जर्मन लैंग्वेज का। अगर आपको इंग्लिश आती है तो यू ऑलरेडी नो हाउ टू रीड एंड राइट जर्मन, क्योंकि स्क्रिप्ट सेम है। जैसे किसी को हिंदी आती है तो मराठी सीखना अच्छा हो जाता, इजी हो जाता है। जिसको हिंदी आती है वो पंजाबी, मराठी, गुजराती और राजस्थानी, मारवाड़ी ये चीजें कुछ कुछ समझ लेता है। मराठी तो बहुत अच्छे से समझ लेता है, राइट। तो हिंदी जिनको आती है,
तो एक लैंग्वेज आने के बाद दूसरी लैंग्वेज इजी हो जाती है। जैसे हिंदी मराठी का मैं कंपैरिजन इसलिए करता हूँ क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट लिखने का तरीका सेम है, काफी सारे वर्ड सेम है, लाइक घर घर, गाड़ी गाड़ी, रास्ता रास्ता। सेम वे इंग्लिश और जर्मन में भी काफी सारे वर्ड सेम है, और काफी दिखने में तो बिल्कुल सेम है, सेम स्क्रिप्ट है, कुछ एक दो अल्फाबेट्स एक्स्ट्रा है, बट दैट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, वो इतना मुश्किल भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ स्टूडेंट की, आपके जो पेरेंट्स हैं उनको भी ऑलरेडी जर्मन रीडिंग राइटिंग आता है, मैं इतना गारंटी से बोल सकता हूँ। बस एक सेशन, 30 मिनट का सेशन, और आपको जर्मन रीडिंग राइटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मतलब आप सोचिए कि रीडिंग राइटिंग तो आपको ऑलरेडी आती है, तो जापानीज जैसा नहीं हो रहा है कि आपको रीडिंग राइटिंग में ही काफी ट्रेनिंग लेना पड़ रहा है और मेहनत करनी पड़ रही है। रीडिंग राइटिंग 30 मिनट्स, यू आर गुड टू गो। ओके, 30 मिनट में हो जाएगा। देन नेक्स्ट है वोकैब। वोकैब, इस चीज का डर काफी लोगों को लगता है, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, हिंदी और मराठी में वोकैब कॉमन है, सेम इंग्लिश और जर्मन में काफी सारे वर्ड्स सेम है। जैसे मैं कुछ वर्ड्स आपको बताऊं तो आप गेस कर सकते हो इजीली कि इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, जर्मन वर्ड है ब्रूडर। ब्रूडर, 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 क्या किसी ने क्विकली गेस कर लिया ये ब्रदर है? अगर नहीं तो मैं बोल रहा हूं अभी, ब्रूडर मीन्स ब्रदर, तो आपको समझ में आ गया, ब्रूडर, ब्रदर। ओके, अब नेक्स्ट चीज आती है इसमें कि चलो नेक्स्ट वर्ड तो हर कोई बहुत इजीली गेस कर लेगा, श्वेस्टर। श्वेस्टर, सिस्टर। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आ गया कि कंपेयर कैसे करना है, ब्रूडर का ब्रदर हो गया, श्वेस्टर का सिस्टर हो गया। ओंकेल, अंकल, फाटर, फादर, मुटर, मदर, कुजिन, कजिन, फैमिली, फैमिली, फ्रेंड, फ्रेंड, काफी सारे वर्ड सेम है। बनानन, बनाना, एप्पल, एप्पल, वाटरमेलन, वाटरमेलन, ओरंगन, ऑरेंज, ये भी वर्ड सेम है। बूस इज बस, कैमेरा, कैमेरा, कंप्यूटर, कंप्यूटर, काबल, माउस, दैट इज केबल, माउस, काफी सारे वर्ड्स सेम है। तो ऐसा नहीं कि आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, आप ऑलरेडी एक लेवल पे हो, बस वहां से आपको आगे थोड़ी प्रैक्टिस करनी है और थोड़ा देखना है कि मैं कम्युनिकेट कैसे करूं, उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। नेक्स्ट है ग्रामर। अगर आपको ऑलरेडी इंग्लिश आती है, हिंदी, मराठी, दोनों में से कोई एक लैंग्वेज, या फिर इवन मारवाड़ी, गुजराती, पंजाबी, ये लैंग्वेजेस आती है, तो आपको ग्रामर काफी कुछ आ जाता है। मतलब जो भी लैंग्वेजेस एक्चुअली संस्कृत जैसी है, जिनका लॉजिक संस्कृत जैसा है, ओके, वो सारी लैंग्वेज, वो जिनको वो लैंग्वेजेस आती है, उनको जर्मन ग्रामर बहुत इजी जाएगा। इस बारे में डिटेल में मैं ट्रेनिंग या फिर जो सेमिनार, अगर आप मेरा कोई कॉलेज में अटेंड करते हैं कहीं पे, तो उस वक्त मैं आपको डिटेल में बता सकता हूं। ओके, सो दिस इज हाउ रीडिंग, राइटिंग एंड ग्रामर इज। नेक्स्ट है प्लेसमेंट ट्रेनिंग इन B1 लेवल। जैसे मैंने बताया था, प्लेसमेंट का ट्रेनिंग हम देते हैं B1 लेवल में, जिसमें यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब के आपका CV डेवलप करना होता है आपको। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे कि B1 के बाद आप जर्मनी में डायरेक्टली जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हैं। फिर क्रिएटिंग योर प्रोफाइल, मतलब जैसे यहाँ पे हमारे पास Naukri.com है, मॉन्स्टर है, monster.com, जहाँ पे हम जॉब के लिए प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, वैसे ही वहां पे 5 से 6 जॉब पोर्टल्स है, वहां पे हम प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, वो B1 लेवल में हम करेंगे। जॉब डिस्क्रिप्शन, मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन कैसे पढ़ना है, समझना कैसे है, उसमें कॉमन वर्ड्स वगैरह, उस बारे में कैसे आपको वो ट्रेनिंग आपको मिलेगा कि ये जॉब आपके लिए है। तो वो जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ने की प्रैक्टिस हम B1 लेवल में करेंगे। इंटरव्यू प्रैक्टिस, कुछ कॉमन क्वेश्चंस होंगे, उसमें इंटरव्यू की हम प्रैक्टिस करेंगे। ये प्लेसमेंट ट्रेनिंग जो B1 लेवल में है, कॉलेजेस में होता है, वहां पे हम ये कवर करते हैं B1 लेवल में। नेक्स्ट, फीस एंड ड्यूरेशन। कॉन्टैक्ट ASAP इंस्टीट्यूट ऑन द गिवन नंबर ऑन द स्क्रीन, 9209203333। ऐसा नहीं है कि मुझे फीस यहाँ पे नहीं बतानी है, लेकिन मैं जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस वक्त जो फीस है वो शायद 6 महीने 1 साल बाद नहीं रहेगी। इसीलिए ये अपडेट, सारी जो इसके पहले की इंफॉर्मेशन है वो तो फिक्स रहेगी, बस फीस कम ज्यादा हो सकती है, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोल सकता हूँ अभी फीस के बारे में, क्योंकि कॉलेजेस में जो ट्रेनिंग लेता हूँ वहां पे फीस ऑलमोस्ट आधी होती है जो इंस्टीट्यूट में जो फीस होती है उससे। क्योंकि कॉलेजेस में ग्रुप ट्रेनिंग होता है हमेशा, सेमिनार लेने के बाद जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं उनका ग्रुप बनता है और वहां पे ट्रेनिंग होता है। तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अगर मैं ग्रुप ट्रेनिंग ले रहा हूँ तो वहाँ की फीस बहुत कम होती है, ऑफ कोर्स आधी होती है जो इंस्टीट्यूट में फीस होती है उससे। तो ये चीज़ें हम फ़ोन पे डिस्कस कर सकते हैं, आप फ़ोन पे कॉल करके जो है हमारे ऑफिस से आप बात कर सकते हैं और बाकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको लगता है अगर कि आपके कॉलेजेस में आके मुझे सेमिनार लेना चाहिए, वहाँ पे कोई वर्कशॉप लेना चाहिए, तो आप कॉलेज के मैनेजमेंट के साथ आप बात कर सकते हैं और फिर इस नंबर पे फ़ोन करके हम वो भी अरेंज कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम
लाइक व्हाट नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या होता है। क्विक पॉइंट्स, सिलेबस मैंने आपको बता दिया, गोएथे इंस्टीट्यूट का सिलेबस है, रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग चारों एक्टिविटीज इसमें कवर होगी और एग्जाम की प्रिपरेशन भी होगी। ड्यूरेशन ये वैरी होता है, हम कितने घंटे ले रहे हैं, हफ्ते में कितने दिन ट्रेनिंग हो रहा है, वीकली, उस पर डिपेंड करता है ड्यूरेशन क्या होता है। अगर ऑन एन एवरेज हम देखते हैं अल्टरनेट डे ट्रेनिंग होता है तो 3 महीने के आसपास हमारे ड्यूरेशन चला जाता है। ओके, इंस्टीट्यूट पे जो ट्रेनिंग होता है वो मंडे टू फ्राइडे बैच भी है, वीकेंड बैच भी है, तो उसके हिसाब से ड्यूरेशन कम या ज्यादा होगा, वो आप फोन पे बात करके वो उतना पूछ सकते हैं। डेज एंड टाइम ये डिस्कशन के बाद डिसाइड होगा, वीकडेज की बैचेस है, वीकेंड की बैचेस है, कॉलेजेस में अलग होता है कि हर दिन क्लास नहीं हो सकता, तो वो सब कुछ बाद में डिसाइड होगा। ओके, होमवर्क, यस आपको होमवर्क तो करना होगा, लेकिन इसमें बहुत अच्छी चीज ये है कि आप सोशल मीडिया अगर जर्मन या जर्मन लैंग्वेज में यूज करते हैं, और जो भी आपके एंटरटेनमेंट की लैंग्वेज है जैसे म्यूजिक जर्मन में जर्मन गाने सुनना और जर्मन मूवीज देखना वगैरह, ये चीजें अगर आप देखते हो तो आपका होमवर्क ही मतलब हो गया ऐसा समझ लीजिए। जो होमवर्क दिया है वो बहुत नॉमिनल होता है, ये अज्यूम करके कि आप जॉब करें या फिर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो, लेकिन होमवर्क रहता है, तो वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, जिस जो आप कर ना पाओ इजीली हो जाएगा। लेकिन आप अगर एंटरटेनमेंट जैसे म्यूजिक और सोशल मीडिया ये जर्मन लैंग्वेज में यूज करो तो आपका होमवर्क भी बहुत इजीली हो जाएगा, क्योंकि आप डेली बहुत फास्ट जर्मन सीखने वाले हो उसकी वजह से। वो कैसे करना है डिटेल में हम बाद में देख सकते हैं। स्टडी मटेरियल आपको जो हमारे एसैप इंस्टीट्यूट से जो स्टडी मटेरियल मिलना है वो आपको कॉलेजेस में मिल जाएगा, या फिर ऑनलाइन है तो पीडीएफ मिल जाएगी आपको प्रिंट करने के लिए, या फिर गोएथे इंस्टीट्यूट जो स्टडी मटेरियल रेकमेंड करता है नेट्सवर्क नॉय A1, ये बुक जो है ये भी आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा। बुक का नाम है नेट्सवर्क नॉय, लेकिन ये भी मैं आपको बोलता हूँ यह 2 या 3 साल बाद चेंज हो सकता है। मतलब वीडियो में आज मैं ये बोल रहा हूँ, लेकिन जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो उस वक्त आप कंफर्म करना है आपको कि क्या वही स्टडी मटेरियल आज भी गोएथे रेकमेंड कर रहा है, क्योंकि 4 या 5 साल के बाद गोएथे स्टडी मटेरियल चेंज करता है रिकमेंडेशन, तो वो हो सकता है। तो आप वो देखिए कि करंट सिचुएशन में अभी क्या चल रहा है। ओके, वेन्यू कहाँ पे, फर्स्ट ऑनलाइन, यस ऑनलाइन पॉसिबल है, ट्रेनिंग रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग सारी चीजें आराम से हो रही है, और काफी सारे स्टूडेंट्स कोविड के बाद ऑनलाइन ट्रेनिंग लेके ऑलरेडी जर्मनी सेटल हो चुके हैं। तो आपको अगर कंफ्यूजन है तो आप हमारे जो क्लासेस है वहां पे लाइव डेमो ले सकते हैं, डेमो सेशन अटेंड करने के बाद आपको पता चलेगा कि ट्रेनिंग कैसे हो रहा है। दूसरा है कि हमारे ऑफलाइन सेंटर्स हैं, वहां उसके बारे में आप जो नंबर है यहाँ पे शेयर किया है मैंने ऑलरेडी, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और वहां पे पूछ सकते हैं। दूसरा, आपके कॉलेजेस में अगर ट्रेनिंग लेना है और वहां पे सेमिनार हो गया है तो फिर आपके कॉलेज में ही ट्रेनिंग हो जाएगा। हाइब्रिड भी होता है, जैसे संडे को सिर्फ एक क्लास होगा, ओके 3 या 4 घंटे का, और बाकी वीकडेज में ऑनलाइन ट्रेनिंग होगा, क्योंकि वीकडेज में किसी के पास टाइम नहीं होता है तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और ऑफलाइन ट्रेनिंग के लिए जो भी आपके कॉलेज में अगर हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप सेंटर्स पे आके कर सकते हैं तो वो भी है, लेकिन ऑनलाइन 100% भी है, ऑफलाइन 100% भी है, और हाइब्रिड भी है, ऑनलाइन ऑफलाइन मिक्स। ओके, सो ये हो गया ट्रेनिंग के बारे में क्विक पॉइंट्स। व्हाट्स नेक्स्ट, सिंपली आपको कॉल करना है, जो अभी स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है नीचे बॉटम पे, वहां पे कॉल करना है, आपको देखना है कि कौन कौन सी बैचेस है क्या है वगैरह, डेट टाइम सब पूछ लो। पहला सेशन हर किसी के लिए फ्री होता है, पहला सेशन आप अटेंड कर लो, और अगर सब कुछ आपको सही लगता है तो आप कंटिन्यू करो, स्टार्ट करो, एडमिशन ले लो। यहाँ पे पूछा जाता है कि पैकेज की क्या प्राइस होगी, मैं हमेशा पैकेज के अगेंस्ट होता हूँ। पैकेज मतलब क्या होता है कि A1 A2 B1 तीनों आप कर लो तो इतने का डिस्काउंट मिलेगा, मतलब वो मार्केटिंग गिमिक्स में नहीं जाना है। आपको एक लेवल करनी है, एक लेवल की फीस देनी है, एक लेवल करनी है, दूसरे लेवल की फीस पे करनी है, दूसरे लेवल करनी है, ऐसे करते करते जाओ। डिस्काउंट के पीछे आप मत भागो, मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा ये डिस्काउंट के पीछे मत जाओ आप। ओके, एक एक लेवल करते जाओ पीसफुली, आपको ये फील नहीं होगा कि आपका पैसा अटका हुआ है या फिर ट्रेनिंग अच्छा भी नहीं लग रहा है फिर भी पैसे पूरे दे के रखे हैं मैंने। ओके, सो आप एक एक लेवल करते जाओ, दैट इज द बेस्ट। डिस्काउंट के चक्कर में अटको मत कहीं पे भी। ओके, और एसएप इंस्टीट्यूट कभी भी ऐसे पैकेज के बारे में इंसिस्ट नहीं करता है। सो दिस इज द थिंग, आपको उस नंबर पे कांटेक्ट करके आप बाकी फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके कॉलेज में सेमिनार या वर्कशॉप हमें लेना चाहिए तो मैनेजमेंट के साथ बात करके आप वहां पे भी एसएप इंस्टीट्यूट को इनवाइट कर सकते हैं, फिर वो आपके सामने ऑफलाइन लाइव ट्रेनिंग सेशन होगा। ओके,
तो आई होप ये सारे वीडियोस वगैरह आपको समझ में आ गए, आपने पूरा यहाँ तक आए हो, मतलब आपने पूरी सीरीज देखी है, पूरा वीडियो देखा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इस हिसाब से अभी आपको फ्यूचर स्टेप्स लेनी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस कि ये चीज आपको बहुत जल्दी पता चली है। अगर आप ये सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फिर फर्स्ट ईयर में या फिर ट्वेल्थ में, 9th 10th स्टैंडर्ड में ये वीडियो देख रहे हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बहुत सही टाइम पे बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली है। और ये उन सबके साथ शेयर करो जिनको आपको लगता है कि ये वीडियो देखना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन उनको मिलनी चाहिए। मैं अभी रुक जाता हूँ यहाँ पे। मुझे जो कुछ भी आपको लगता है इस वीडियोस के बारे में, जो भी आपने देखे, कमेंट में मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूँ। बाय बाय। Cheers.